हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। आज आप लोग को मैं रिवाइज कराऊंगा चैप्टर 14.2 ऑडिट ऑफ एनबीएफसी, ऑडिट ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज। अब अगर इधर आप देखो ऑडिट ऑफ एनबीएफसी 4 पेजेस में अपना ऑडिट ऑफ एनबीएफसी कंप्लीट है। ठीक है, सारे कीवर्ड्स वगैरह मैंने हाईलाइट कर दिए, लिमिट्स भी मैंने अलग से अच्छे से हाईलाइट कर रखी है, तो आप लोग को याद करने में ईजी रहेगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखो जो फ्लो चार्ट्स मैंने बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए या फिर जो मेमोरी टेक्निक्स चाहिए वो भी मैंने इसमें अच्छे से आप लोग के लिए नोट डाउन कर दिए, तो आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना प्लीज़। ठीक है, इससे क्या होगा, आप याद अच्छे से कर लोगे और बार बार अच्छे से इसको देखोगे तो सारी चीज़ें याद भी आ जाएगी। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए अच्छे से रिवाइज करते हैं ऑडिट ऑफ एनबीएफसी। एनबीएफसी मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। सर एनबीएफसी का डेफिनेशन दिया है, हाँ जी सर डेफिनेशन दिया है, आओ इसको करते हैं। सर एनबीएफसी क्या है, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कंपनी के फॉर्म में है। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच इज अ कंपनी या फिर नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है। क्या है, नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन मतलब बैंक नहीं है और कंपनी है विच इज अ कंपनी। और उसका प्रिंसिपल धंधा क्या, प्रिंसिपल धंधा बोले तो प्रिंसिपल बिजनेस क्या, रिसीविंग ऑफ डिपॉजिट, डिपॉजिट रिसीव कर रहा है या फिर लैंडिंग का काम कर रहा है, वेरी सिंपल। और कोई अदर नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, जो अदर नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है क्या है, अगर अदर नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन जो आरबीआई को लगता है यार ये तो एनबीएफसी होना चाहिए, तो आरबीआई उसको क्या करेगी, एनबीएफसी मतलब एनबीएफसी वाले कैटेगरी में डाल देगी, बोलेगी तुम आज से एनबीएफसी, बट उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल भी चाहिए विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। वेरी सिंपल। अब सुनो डीम्ड एनबीएफसी, डीम्ड एनबीएफसी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी। अगर सुनो देखो फाइनेंशियल एसेट्स, ये दो कंडीशंस दी हुई है इसमें, ये दोनों कंडीशन फुलफिल तो बोलेंगे आज से तुम डीम्ड एनबीएफसी, तुम भी एनबीएफसी। तुम्हें भी अच्छा लगेगा ये सुन के कि तुम्हें भी ये बोलेंगे, जिस कंपनी को बोलेंगे भाई तुम भी एनबीएफसी हो। सर कब बोलेंगे उसको, सर अगर उसके फाइनेंशियल एसेट्स, क्या फाइनेंशियल एसेट कंस्टिट्यूट करते हैं मोर देन 50%, मतलब उसके फाइनेंशियल एसेट मोर देन 50% है टोटल एसेट्स में। अगर आप टोटल एसेट्स कंपेयर करो, उसके टोटल एसेट्स देखो, टोटल एसेट्स में से इंटेंजिबल एसेट्स को एक्सक्लूड कर देना, और उसके फिर फाइनेंशियल एसेट्स देखो तो फाइनेंशियल एसेट्स कितने, मोर देन 50% ऑफ द टोटल एसेट्स। ठीक है, उसको उसमें नेट ऑफ करना है। क्या करना है, नेट ऑफ मतलब एक्सक्लूड करना है। क्या एक्सक्लूड करना है सर, इनटेंजिबल एसेट्स को हटा देना भाइयों, भूलना मत। एंड मतलब एक कंडीशन और है, इनकम फ्रॉम फाइनेंशियल एसेट्स कितनी होनी चाहिए, मोर देन 50%। किसकी सर, ग्रॉस इनकम की। सर ये दोनों कंडीशन तो तुम भी एनबीएफसी फुलफिल करते, तुम भी एनबीएफसी। अब सुनो, जो ये फुलफिल करता है बहुत क्राइटेरिया वो एनबीएफसी, और उसको भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। एनबीएफसी का कहाँ से लेगी सर, आरबीआई के पास जाओ रजिस्ट्रेशन ले आओ। सर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन चाहिए होता है, सेक्शन 45 आईए ऑफ आरबी एक्ट। सर आरबीआई एक्ट, आरबी क्या, आरबीआई एक्ट। अब सुनो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन सर चाहिए, हाँ सर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन चाहिए। कोई भी सुन, कोई भी एनबीएफसी, एनबीएफसी तो देख मेरी तरफ, कोई भी एनबीएफसी, नो एनबीएफसी तुम धंधा नहीं कर सकते। नो एनबीएफसी कैन डू बिजनेस, किस चीज़ का, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, विदाउट ये दोनों चीज़ें से एक तो चाहिए सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। आओ हमारे से ऑफिस आके सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेके जाओ, जो आरबीआई इशू करेगी। वेरी सिंपल, वेरी इजी। मिनिमम नेट ऑन फंड सर हम हमेशा भूल जाते हैं, कंफ्यूजन भी है बहुत जीवन में, इतनी सारी लिमिट है, कभी मत भूलना, ये गिन लेना अपने, ये गिनना 10 करोड़, कितना 10 करोड़ मिनिमम नेट ऑन फंड, कितना 10 करोड़। अपने हाथ को देखना, जितने फिंगर्स है अपने 10 करोड़, सिंपल सी बात। सर कुछ लोगों के लिए ना, कुछ कंपनीज के लिए ये लिमिट 2 करोड़ है, 10 नहीं है। वो कौन है सर, ये वो इधर सर पीयर टू पीयर लैंडिंग वाली प्लेटफॉर्म वाली एनबीएफसी, एनबीएफसी जो पीयर टू पीयर लैंडिंग प्लेटफॉर्म वाली है। या फिर कौन सी है सर, ऑपरेटिंग फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी, नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी, NOFHSC वाली कंपनी है। या फिर एनबीएफसी जो अवेल नहीं कर रही है पब्लिक फंड, क्या एनबीएफसी नॉट अवेलिंग पब्लिक फंड्स, और ना ही कोई कस्टमर इंटरफेस है भैया, नॉट हैविंग एनी कस्टमर इंटरफेस। तो क्या इनकी लिमिट 2 करोड़, याद रखेंगे सर, हाँ सर। और ये कंपनियां याद भी नहीं रही है कि कौन सी थी, सारी याद हो जाएगी। मैं हूँ ना, टेंशन मत लो, आ जाओ बताऊंगा मैं जब वो पूरा स्केल 4 लेयर पढ़ाऊंगा तब। अब मेरी बात सुनो, ये जो मैंने नीचे इंस्टीट्यूशन या कंपनी दी है वो क्या है, एग्जामेशन, यहाँ पे प्लीज इसको लिख लेना आप लोग भी, क्या है, एग्जाम्प्ट है फ्रॉम आरबीआई रजिस्ट्रेशन। इनको क्या आरबीआई का रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए, क्या आरबीआई का रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए, एनबीएफसी वाला रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए, तो आरबीआई से रजिस्ट्रेशन नहीं लेगी। तो ये कौन कौन है सर, क्यों नहीं चाहिए होता है, अरे ड्यूअल रजिस्ट्रेशन थोड़ी लेगी इनके, अगर कोई सेबी वाला तो वहाँ सेबी में जाकर रजिस्ट्रेशन करेगा ना, हमारे पास यहाँ क्या करेगा, दो रजिस्ट्रेशन लेके क्या करेगा। सुनो, हाउसिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो नेशनल हाउसिंग बोर्ड के अंदर आएगा, तो इधर क्या लेना देना उसका, मर्चेंट बैंकिंग कंपनीज है, स्टॉक एक्सचेंज है, स्टॉक ब्रोकिंग है, सब ब्रोकिंग है सर, वेंचर कैपिटल, सेफ साइड में जाओ, इधर दिमाग मत खराब करो। निधि एमसीए सर, इतना निधि पता है, अब पढ़ते तो नहीं, लो हट गया, तो निधि कंपनी एमसीए सर। इंश्योरेंस आईआरडीए में जाएगा, चिट कंपनी चिट फंड एक्ट में जाएगा, माइक्रो फाइनेंस कंपनी, सिक्योरिटाइजेशन रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, म्यूचुअल बेनिफिट्स कंपनी, मॉर्टगेज गारंटी कंपनी। नहीं चाहिए तुमको एनबीएफसी कर में रजिस्ट्रेशन, आरबीआई से के पास नहीं जाना तुम लोग, ठीक है, नहीं जाएंगे सर। इसका क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में, क्या सर ये
ध्यान से सुनो, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी जिनका एसेट साइज 100 करोड़ से कम है। सुनो, खुद को कह रहा है मैं कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी हूँ। क्या कह रहा है खुद को? सर मैं कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी हूँ, और उसका एसेट साइज देखा है 100 करोड़ से कम, और खुद को कोर इन्वेस्टमेंट। आरबीआई बोलेगा जाओ, नहीं तुमको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना यहाँ पे। तो कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी जिसका एसेट साइज 100 करोड़ से कम है, वो भी एग्जेम्प्ट है या आरबीआई रजिस्ट्रेशन से। सर 100 करोड़ या 100 करोड़ से ज्यादा है, अब तो लेना पड़ेगा। अरे भाई ध्यान से देखना, क्या वो पब्लिक का पैसा ले रहा है, एक्सेस कर रहा है पब्लिक फंड? नहीं एक्सेस कर रहा है। क्यों दे रहा है उसको रजिस्ट्रेशन? नहीं चाहिए उसको एनबीएफसी वाला। अगर कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी जिनका एसेट साइज 100 करोड़ से कम है, तू जा, नहीं चाहिए, छुट्टी, उसको भी एग्जाम कर दिया। सर एसेट साइज 100 करोड़ या 100 से ज्यादा है बट पब्लिक फंड एक्सेस नहीं कर रहा है, तुझे भी माफ किया, जा। अब सर अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड कंपनी सेबी में जाएगी। वेरी सिंपल, वेरी इजी। चलो ठीक है, अब आ जाओ। सर 4 लेयर, क्या 4 लेयर ऑफ एनबीएफसी, क्या 4 लेयर ऑफ एनबीएफसी जो स्केल बेस्ड रेगुलेशन बनाया है। देखो इन्होंने क्या, ये नया अमेंडेड था, ठीक है, तो ये 4 लेयर्स बनाए, ठीक है। तो ये 4 लेयर्स अपने को याद रखना है। ये 4 लेयर्स इन्होंने पैरामीटर्स अपने डिसाइड करके बनाए, और उसमें डिसाइड किया कि ये कंपनीज इस लेयर में आएगी, इस कैटेगरी वाली कंपनीज इस कैटेगरी में आएगी, इस लेयर में आएगी, ठीक है। तो और ये रिस्क बेस्ड है, मतलब जो कम रिस्क वाली है वो थोड़ा कम, मतलब बेस लेयर में। अगर रिस्क बढ़ा तो उसके बाद मिडल में, उससे ज़्यादा तो अपर में, उससे ज़्यादा तो टॉप लेयर में। ऐसे करके उन्होंने अपने हिसाब से लेयर्स में डिवाइड किया। तो अपने को क्या करना पड़ेगा? सर अपने को तो याद करना पड़ेगा। ठीक है सर, कोई नहीं, करना पड़ेगा तो करेंगे ना, टेंशन ना लो। अब सुनो सर, बेस लेयर क्या है? बेस लेयर क्या है? बेस लेयर, बेस लेयर, बेस लेयर, मिडल लेयर, मिडल लेयर, बेस लेयर, मिडल लेयर, अपर लेयर, टॉप लेयर। फिर से सुनोगे सर, मजा आ रहा है। बेस लेयर, मिडल लेयर, क्या? अपर लेयर, टॉप लेयर। बेस लेयर, मिडल लेयर, अपर लेयर, टॉप लेयर। सिंपल 4 लेयर। अब सर ये चारों लेयर में क्या क्या, कौन सी एनबीएफसी आती है वो बता दो, फिर हम लोग आगे बढ़े। वो बताने से पहले कुछ आप लोग को जरूरी सूचना, इधर आओ, काम की बात बताते हैं। सर एनबीएफसी का कैटेगराइजेशन कैसे होता है? स्क्रीन पे आ दिख रहा है आप लोग को? चलो अच्छे से दिख रहा है, हाँ जी। सर एनबीएफसी का कैटेगराइजेशन क्या होता है? वो एनबीएफसी या डिपॉजिट ले रही होगी या नहीं ले रही होगी, तो डिपॉजिट टेकिंग या नॉन डिपॉजिट टेकिंग। सर डिपॉजिट टेकिंग, हाईलाइटर लेने दो इधर, ये डिपॉजिट टेकिंग है, ये नॉन डिपॉजिट टेकिंग है। सिंपल एंड इजी। सर नॉन डिपॉजिट टेकिंग को इन्होंने दो और कैटेगरी कर दी सर, सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट या फिर नॉन सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट। सिस्टमेटिकली एसआई माने सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट, एनएसआई मतलब नॉन सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट, ठीक है। एनडीको मतलब नॉन डिपॉजिट को और कैटेगराइज कर दिया। अब सर ये सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट और नॉन सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट क्या है? एसेट साइज के हिसाब से आरबीआई उसको मतलब वो कैटेगराइज होती है कि ये सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट में जाएगी या फिर नॉन सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट में जाएगी। वो एसेट साइज के हिसाब से होना है, तुमको उसमें दिमाग नहीं लगाना क्या एसेट साइज होगा क्या नहीं। तुम बस इतना ही समझो, एनबीएफसी डिपॉजिट टेकिंग, नॉन डिपॉजिट टेकिंग, नॉन डिपॉजिट वाली सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट और नॉन सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट, और सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट है या नॉन सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट है, ये कैटेगराइजेशन एसेट साइज के बेस पे करते हैं, ठीक है। वेरी सिंपल, वेरी इजी। अब सर ये दोनों भाई है सर, कौन सा? वो एनबीएफसी जो डिपॉजिट ले रही है, वो एनबीएफसी जो डिपॉजिट नहीं ले रही है, मतलब एनडी है पर सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट है। इन लोगों के प्रोविजन सेम है। प्रोविजन मतलब अभी जो अपन आगे पढ़ेंगे उसमें लिमिटेशन, उसमें जो भी कुछ कंडीशन होती है, तो ये दोनों बाई बाई है, मतलब इनके ऊपर सेम चीज़ अप्लाई होती है। फिर ये एनएसआई, ये देखो एनबीएफसी मतलब एनडी, फिर ये भी नॉन डिपॉजिट टेकिंग, फिर ये एनएसआई मतलब एनएनएन, मतलब ये तीनों अलग एक तरह से, समझ रहे हो? इसके लिए अलग प्रोविजन चलेंगे और ये इन दोनों के लिए सेम प्रोविजन चलेंगे। इतना ही समझना था, ज़्यादा लोड मत लो, कोई भारी चीज़ नहीं बोली मैंने। अब आ जाओ सर, 4 लेयर समझाओ। बेस लेयर में कौन सी आएगी? सर एक बात बताओ, डिपॉजिट टेकिंग वाला तो रिस्की होएगा, तो इधर नॉन डिपॉजिटिंग वाला डाले क्या? हाँ, पर वही नॉन डिपॉजिट वाला डालना जिनका एसेट साइड 1000 करोड़ से कम। कितना? 1000 करोड़ से कम होना चाहिए। जो एनबीएफसी नॉन डिपॉजिट टेकिंग और एसेट साइड 1000 करोड़ से कम है, वो बेस लेयर में आ गई। सर 1000 करोड़ या 1000 करोड़ से ज़्यादा है, मिडल में डाल दो। एंड नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी विद एसेट साइज ऑफ 1000 करोड़ मतलब 1000 करोड़ एंड अबव, इधर आ गया। वेरी सिंपल सर, कितना सिंपल है। अब एक बात बताओ सर, डिपॉजिट टेकिंग वाली कहाँ जाएगी? भैया डिपॉजिट टेकिंग वाली यहाँ आ जाएगी। डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी इरेस्पेक्टिव ऑफ एसेट साइज कहाँ आ गई? मिडल लेयर में आ गई। सुनो, मिडल लेयर में तो आ गई ये डिपॉजिट टेकिंग वाली एनबीएफसी, पर ये याद रखना ये मिडल में भी जा सकती है और ये अपर में भी जा सकती है, ठीक है, कंडीशंस के बेस पे। तो पर मिडल लेयर में आती है पहले तो। ऑल डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी इरेस्पेक्टिव ऑफ एसेट साइड मिडल लेयर में आएगी, ठीक है। उसके बाद में अगर आप यहाँ पढ़ोगे कि एनबीएफसी डिपॉजिट विल बी इंक्लूडेड इन मिडल लेयर और अपर लेयर, नॉट इन बेस लेयर, ठीक है। तो अपर लेयर में भी जा सकती है। अब मेरी बात सुनो वापस, अब सुनो, बेस लेयर में फिर से आ जाते हैं। एसेट साइड 1000 करोड़ से कम है और एसेट साइज 1000 करोड़ या 1000 करोड़ से ज़्यादा है, तो मिडल लेयर में आ गई, ठीक है। अब ये सुनो, बेस लेयर में ये वाली एनबीएफसी मतलब ये वाले काम कर रहे हैं, तो ये वाली एनबीएफसी भी बेस लेयर में आएगी। सर पीयर टू पीयर प्लेटफॉर्म वाली एनबीएफसी, अकाउंट एग्रीगेटर वाली, नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी है अगर, या फिर कोई अवेल नहीं कर रहा पब्लिक फंड या कोई कस्टमर इंटरफेस नहीं है। सर आपने बोल तो दिया और हमने पढ़ भी लिया, याद कैसे रखेंगे? इधर आओ ना, तुम क्यों टेंशन लेते हो, इधर आओ। पीयर टू पीयर
प्लेटफॉर्म का मतलब अगर तुमको समझ में आता है ना भाई, तो तुमको पता है ये बेस लेयर में ये चारों आएंगे और कभी भूलोगे भी नहीं। इमेज बना हुआ है, फोटो खींचो दिमाग में, पहले सोचो सर पीयर टू पीयर प्लेटफॉर्म क्या है। एग्जांपल देता हूँ, लेन देन क्लब है, ये एनबीएफसी है, ठीक है। तो ये पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म पे क्या होता है, ये एक्स और वाई को मिला देता है। एक्स के पास बहुत सारे पैसे हैं, एक्स क्या भाई सर एक सेकेंड, एक्स के पास क्या बहुत सारे पैसे हैं भरा हुआ, ये वाई के पास नहीं है, ये बोल रहा है देना, ये बोल रहा है ले ले भाई, तो ये इसको इंटरेस्ट देगा, ये इसको लोन देगा। ये इनको मिलाया किसने, इस प्लेटफॉर्म ने। कौन से प्लेटफॉर्म ने, लेन देन क्लब। लेन देन क्लब क्या है, पी टू पी पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है, वेरी सिंपल। अब इसने एक मिला दिया, तो ये अपना पहला वाला तो हो गया सर पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म। अब सुनो मेरी बात, अब अगर कोई पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म वाली कंपनी है, कोई एनबीएफसी है, तो ये सर एक तरह से ये एक्स वाई को मिला रही है, ये तो अकाउंट एग्रीगेटर ही हुई ना। हाँ सर अकाउंट एग्रीगेटर, और दूसरा पॉइंट भी याद हो गया सर, अकाउंट एग्रीगेटर पीयर टू पीयर। सर तीसरा कैसे याद रखना, अकाउंट एग्रीगेटर है, एक्स और वाई को ये मिला रही है, या कोई पब्लिक का पैसा यूज कर रही है क्या, नहीं कर रही। नॉट अवेलिंग पब्लिक फंड्स, अवेल कर रही है, नहीं कर रही सर नहीं कर रही, सिंपल याद रहेगा। और कोई कस्टमर इंटरफेस भी नहीं है, ठीक है। अब ये अपने को तीनों पॉइंट याद हो गए सर, पीयर टू पीयर, अकाउंट एग्रीगेटर, ना ही अवेल कर रहा पब्लिक फंड, ना ही कर रहा कस्टमर इंटरफेस, नॉट हैविंग कस्टमर इंटरफेस। अब ये नॉन ऑपरेटिव, ये खुद ऑपरेट करती है क्या सर, ये क्या ऑपरेट कर रही है, ये एक्स वाई अपना पैसा दे रही है, तो नॉन ऑपरेटिव है ना सर। हाँ तो याद करने की टेक्निक है भाई, नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी, ये नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी है सर। चारों पॉइंट याद हो गए। अब इधर आप फिर से देखो, रिवीजन में 2 बार देखो, कोई नहीं। पीयर टू पीयर छुट्टी, अकाउंट एग्रीगेटर NOFHC मतलब नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी, या फिर अवेल नहीं कर रही पब्लिक फंड, ना ही है कस्टमर इंटरफेस। याद रहेगा बेस लेयर में क्या आएगा, मिडल लेयर में ऑल डिपॉजिट टेकिंग इरेस्पेक्टिव ऑफ एसेट साइज, मिडल लेयर में आएगी। मूव ऑन कर सकती है कहाँ पे सर, मिडल लेयर वाली, अपर लेयर में भी जा सकती है सर। उसके बाद में नॉन डिपॉजिट टेकिंग NBFC जिनका एसेट साइज 1000 करोड़ या 1000 करोड़ से ज्यादा है, वो भी मिडल लेयर में आएगी। ये भी आप पढ़ा चुके हो सर इसमें भी अलग कंडीशन दी है। हाँ सर, ऊपर 2 ऑरेंज वाले, फिर नीचे 2 हल्के और 3 हल्के ऑरेंज वाले, ठीक है। कलर्स, ये कलर्स इसीलिए है क्योंकि देखो ये ऊपर 2 वाले हमेशा मिडल में रहेंगे, एक बार मिडल में आ गए तो हिलेंगे नहीं, इधर ही बैठ मिडल। तो ये ऊपर 2 कौन सा 2 मैं बताऊंगा, अभी दिमाग मत लगाना ज़्यादा, ये दोनों मिडल में, और ये जो नीचे 3 जो हल्के कलर में, ये मिड अपर खेलते रहते। आओ इधर याद कराता हूँ कैसे करेंगे, मेरी बात सुनना, पांचों के पांचों पॉइंट अपन फटाक से टिक करेंगे। सर स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स है, क्या है स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स है, तो क्या होता है सर, जो बाइंग और सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज में डील करते हैं, बट वो सब अभी छोड़ो। अभी ये देखो कि आपको याद रखना है क्या स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स है, क्या है स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स है। उसके पास सर डेप्ट फंड, देखो कितना डेप्ट फंड है, कौन सा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेप्ट फंड है, देखो कितना अच्छा से डेप्ट फंड बनाया मैंने, तारीफ करना। स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स, इनके पास क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेप्ट फंड। अब एक बात बताओ, इस इंफ्रास्ट्रक्चर डेप्ट फंड में से पैसे निकालेगा ये स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स, और क्या डालेगा सर, इन्वेस्टमेंट करेगा कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज में, CIC में इन्वेस्ट करेगा। याद रहेगा, स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड से पैसे निकाले और CIC में डाल दिए। दिख रहा है स्क्रीन पे, अब अच्छे से दिख रहा होगा, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज में डाल दिए। अब सुनो सर, या फिर सर और कहीं से इन्वेस्ट नहीं कर सकता, और कहाँ करेगा, हाउस या इंफ्रास्ट्रक्चर पे, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी। FCFC कॉमन है, हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनीज पे, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी या कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज। फिर एक बार फिर से बोलता हूँ, याद हो जाएगा सर, ये कौन सा है सर, मिडल लेयर वाला। ये मिडल लेयर में ये वाली एक्टिविटीज करेंगे तो ये NBFC भी उधर आएंगे, मिडल लेयर वाले। स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स वाले हैं, चलो ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड से पैसा निकाला, CIC में डाला सर, हाउस में इंफ्रास्ट्रक्चर में डालेगा, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी। आई थिंक वेरी इजी। इधर आओ, अब इसको आराम से पढ़ो। और क्या मिडल में रहेगा, ऑलवेज मिडल, ऊपर 2 वाले स्टैंड अलोन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी। ये मिड अपर, ये नीचे वाली 3 इसमें खेलेगी। सिंपल, मजा आया होगा आई गेस। सर अपर लेयर में कौन आएगा, इधर आओ। टॉप 10 एलिजिबल NBFC एसेट साइज के हिसाब से, क्या टॉप 10 एलिजिबल NBFC एसेट साइज के हिसाब से यहाँ रिजाइड करेंगे अपर लेयर में, ठीक है। ये RBI आइडेंटिफाई करेगा और सर्कुलर में निकालेगा, और सर्कुलर अभी आया नहीं है, ठीक है। उसके बाद टॉप लेयर देखो सर, टॉप लेयर में ये खाली दिमाग आप लोग का बहुत सारा कंटेंट है, खाली नहीं है, मानता हूँ सारा अभी इतना सब याद किया है, इतना पढ़ाई किया है। तो टॉप लेयर क्या है, खाली नहीं, मतलब खाली होगा, इधर तो खाली होगा। टॉप लेयर रिमेन आइडली क्या होता है, एम्प्टी मतलब खाली। उसके बाद RBI इसमें खाली है तो RBI को अच्छा नहीं लगेगा, RBI को ना ये अपर लेयर में से कुछ उठा के इसमें डाल देगा, क्या करेगा, ऐड कर देगा इन दिस लेयर। कहाँ से ऐड करेगा सर, अपर लेयर में से। सर किनको ऐड करेगा, जिनको जो उसको लगता है, जो RBI के ओपिनियन में ऐसा है कि सब्सटेंशियल इंक्रीज है पोटेंशियल रिस्क में। देखो देयर इज सब्सटेंशियल इंक्रीज इन द पोटेंशियल सिस्टमेटिक रिस्क फ्रॉम स्पेसिफिक NBFC, उसको लगता है ये स्पेसिफिक NBFC में सब्सटेंशियल इंक्रीज है पोटेंशियल रिस्क में, उठाएगा अपर लेयर में से और टॉप लेयर में डाल देगा। सर वेरी सिंपल, वेरी इजी, आपके लेयर
लेयर खत्म, कौन से लेयर, बेस लेयर, मिडल लेयर, अपर लेयर, टॉप लेयर। फिर से सुनो सर, बेस लेयर, मिडल लेयर, अपर लेयर, टॉप लेयर। वेरी इजी, याद हो गया होगा, एग्जाम में आया तो लिख देना भाई। सर कैटेगराइजेशन ऑफ एनबीएफसी बताओ। जो मैंने आपको ऊपर बताया ना वो सेम ही चीज़ें है, कोई इसमें अलग चीज़ नहीं है। मैंने बोला था P2P अकाउंट एग्रीगेटर, नॉन ऑपरेटिंग फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी, या जो पब्लिक फंड का पैसा एक्सेस नहीं कर रही, या फिर कस्टमर इंटरफेरेंस नहीं है, हमेशा के लिए हमेशा कहाँ रहेगी सर, ऑलवेज लिखा है क्या सर, हाँ ऑलवेज लिखा है और हाईलाइट भी किया, ध्यान से देखो। ऑलवेज मतलब बेस लेयर में रहेगी सर। उसके बाद आपने क्या लिखा है सर, आपने लिखा है कि एनबीएफसी डिपॉजिट टेकिंग। मैंने कहा था सर हाँ सर, ये मिडल में भी हो सकती है, अपर में भी हो सकती है, और फिर ये सर फिर ये जो नीचे ये देखो ये तीन ये मिड और अपर में रह सकती है, वही लिखा है सर। बाकी एनबीएफसी सर, बाकी एनबीएफसी कुड लाई इन एनी ऑफ द लेयर्स। कौन सी, आईसीसी वाली, माइक्रो फाइनेंस वाली, मॉर्गेज गारंटी वाली एनबीएफसी अगर कोई है तो डिपेंडिंग ऑन द पैरामीटर्स और स्केल के बेस के हिसाब से, जो स्केल बेस्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसके हिसाब से, डिपेंडिंग ऑन दी पैरामीटर्स, वो किसी भी लेयर में जा सकती है। अपने को क्या, जाओ जिधर जाना है। गवर्नमेंट ऑन एनबीएफसी, गवर्नमेंट ऑन एनबीएफसी है जिसको, उस एनबीएफसी को जिसको गवर्नमेंट ने ऑन कर रखा है। बेस लेयर या मिडल लेयर, क्या बेस लेयर या मिडल लेयर किसी में भी हो सकती है, बट अपर में नहीं जाएगी। बेस मिडल अपर में नहीं जाएगी, बेस लेयर में और मिडल लेयर में रह सकती है, अपर में मत जाना। वो गवर्नमेंट वाली कम एनबीएफसी। सुन अब सुनो, प्रूडेंशियल नॉर्म्स। सर प्रूडेंशियल नॉर्म्स क्या है, कुछ कैपिटल रिक्वायरमेंट की बात की है, इनकम रिकॉग्निशन की बात की है, एसेट्स को कैसे क्लासीफाई करेंगे और प्रोविजन कैसे बनाएंगे। वेरी सिंपल, ये अपने प्रूडेंशियल नॉर्म्स खत्म हो जाएंगे और ये अपना पहला वाला पेज भी कंप्लीट हो जाएगा। आओ प्रूडेंशियल नॉर्म्स पे आ जाओ। प्रूडेंशियल नॉर्म्स में कैपिटल रिक्वायरमेंट पड़ता है सर, मिनिमम कैपिटल रेशियो मेंटेन करना पड़ेगा। हाँ जी सर, मिनिमम कैपिटल रेशियो मेंटेन करना पड़ेगा। उससे पहले सुनो, कैपिटल टीयर 1 कैपिटल होती है, टीयर 2 कैपिटल होती है। तो शेल मेंटेन अ मिनिमम कैपिटल रेशियो कंसिस्टिंग ऑफ टीयर 1 और टीयर 2 कैपिटल, जो कम नहीं होना चाहिए, विच शेल नॉट बी लेस देन 15%, 15% से कम नहीं होना चाहिए सर। 15% किस चीज़ का सर, ऑफ इट्स एग्रीगेटेड रिस्क वेटेड एसेट्स, एक रिस्क ऑफ एग्रीगेट रिस्क वेटेड एसेट्स। उसके बाद में सुनो सर, टीयर 1 जो कैपिटल है वो 15%, टीयर 1 जो कैपिटल है 10% से कम नहीं होनी चाहिए। टीयर 1 कैपिटल जो है उसका नॉट लेस देन 10% होना चाहिए। अब सुनो मेरी बात, अगर कोई एनबीएफसी है जो लेंडिंग कर रही है, जो लोन दे रही है, किसके अगेंस्ट, अपना गोल्ड के अगेंस्ट, तुम आओ गोल्ड दो और लोन लेके जाओ, तो उसके लिए मिनिमम कैपिटल कितना होना चाहिए, 12%। वेरी सिंपल। और केस रिस्क वेट क्या है, 0 है। कैश का रिस्क वेटेज क्या होगा, 0 ही होगा। इनकम कैसे रिकॉग्नाइज होगा सर, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के हिसाब से होगा। अगर इनकम एनपीए पे कैसे रिकॉग्नाइज होगा, यहाँ पे प्लीज लिख देना, इनकम ऑन एनपीए। तो रिकॉग्नाइज कब होगा, जब एक्चुअली रियलाइज हो गया। अब पहले उसको सर एक्रूअल बेसिस पे अपन ने रियलाइज कर लिया और अभी तक अपन ने उसको क्या अकाउंट में एक्रूअल बेसिस पे अपन ने अकाउंटिंग एंट्री कर दी, बट वो एनपीए हो गया। तो जो हमने रिकॉग्नाइज किया ना एक्रूअल बेसिस पे, वो अनरियलाइज को हम लोग क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। वेरी सिंपल। अब देखो, प्रूडेंशियल नॉर्म्स में हम लोग ने कैपिटल रिक्वायरमेंट पढ़ लिया, इनकम रिकॉग्निशन पढ़ लिया। अब तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे सर, एसेट क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे। अब मेरी बात सुनो, इसको छोड़ो, नीचे आ जाओ, इस पेज पे आओ। सर आपका एनबीएफसी का मैंने कैसे इसको डिवाइड किया वो बता दिया। डिपॉजिट टेकिंग, नॉन डिपॉजिट टेकिंग, नॉन डिपॉजिट टेकिंग सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट, नॉन सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट। ये डी, ये ब्लू में जो कर रखा है मैंने, मतलब एनबीएफसी डिपॉजिट टेकिंग या फिर एनबीएफसी नॉन डिपॉजिट टेकिंग, जो सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट है, उनके प्रोविजन सेम है। वेरी सिंपल। अब मेरी बात सुनो, अब अपन इनकी लिमिट्स देखेंगे कि सर इसको कब हम लोग एनपीए क्लासीफाई करेंगे, कितने महीने में पेमेंट नहीं हुआ तो क्लासीफाई। तो पहले अपन इसकी पढ़ते हैं सर, किसकी, इस साइड वाले की। ये जो एनबीएफसी नॉन डिपॉजिट टेकिंग नॉन सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट है सर, इसकी वाली देखते अपन इधर। नॉन डिपॉजिट टेकिंग नॉन सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट। अगर 6 महीने में पेमेंट नहीं आया, ड्यू डेट से 6 महीने में पेमेंट नहीं आया, तो इसको एनपीए घोषित कर देंगे। वेरी सिंपल। ये किसके लिए लिमिट है, एनबीएफसी नॉन डिपॉजिट टेकिंग नॉन सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट वालों के लिए लिमिट है। और जब से हमने उस एनपीए को क्लासीफाई किया, किस में क्लासीफाई किया, एनपीए में क्लासीफाई कर दिया। तो फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 18 मंथ्स तक अगर वो एनपीए है, तो क्या अपन उसको फिर आगे क्या क्लासीफाई कर देंगे, उसको आगे क्लासीफाई कर देंगे सब स्टैंडर्ड एसेट्स। अब सर वो सब स्टैंडर्ड रहता है, मतलब सब स्टैंडर्ड रहता है कितने महीने के लिए, रिमेन सब स्टैंडर्ड फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 18 मंथ्स, तो डाउटफुल में डाल देंगे। अब मेरी बात सुनो, ये 6 मंथ्स की लिमिट 3 महीने हो जाएगी इन लोगों के लिए, मतलब डिपॉजिट टेकिंग और सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट वालों के लिए। अगर ड्यू डेट से 3 महीने में पेमेंट नहीं आया, भैया ये डिपॉजिट ले रहे हैं, 3 महीने में पेमेंट नहीं आया, ये तुमको एनपीए घोषित कर देंगे। ये एनडीएनएसआई वाला अलग रखो, ये क्या 6 महीने बोलता है, ज़्यादा टाइम दे रहा है, पर ये कम टाइम दे रहा है। डिपॉजिट और सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट रिस्क वाली एसेट साइड के हिसाब से बटी हुई है, तो इसमें 3 महीने में पेमेंट नहीं आया, एनपीए घोषित कर देंगे। फिर सर अगर इनके लिए ये जो अपन 18 मंथ्स पढ़ रहे थे ना दोनों कंडीशंस में, वो हो जाएगा 12 महीने। वेरी सिंपल, और कोई अपने को लोड नहीं लेना। फिर से बोल देता हूँ सर, ड्यू डेट से 6 मंथ्स में
रीपेमेंट नहीं है, एनपीए किस चीज़ के लिए, एनबीएफसी नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनएसआई के लिए, उनको अपन ने एनपीए क्लासीफाई कर दिया और वो क्लासिफाइड है एज एनपीए फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 18 मंथ्स, तो सब स्टैंडर्ड में चले जाएंगे। सब स्टैंडर्ड से सर रिमेन सब स्टैंडर्ड फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 18 मंथ्स, तो डाउटफुल में चले जाएंगे। ये 6 वाली लिमिट 3 हो जाएगी और ये 18 वाली लिमिट 12 हो जाएगी। सर कौन से केस में, जब डिपॉजिट टेकिंग या नॉन डिपॉजिट टेकिंग की सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट इस साइड वाली, वेरी सिंपल वेरी इजी। तो देखो यहाँ 6 और 18 वाली लिमिट है, यहाँ 3 और 12 वाली लिमिट है, समझ में आया। अब मेरी बात सुनो, अब मैं एक बात और बोलूँगा सर, ये वाली और सुन लो सर, लीज रेंटल और हायर परचेज, उसमें क्या, इधर आओ, उसमें इधर आओ, इधर आओ, देखो अगर लीज रेंटल या हायर परचेज का कोई इंस्टॉलमेंट या ओवरड्यू है, मतलब इसका पेमेंट नहीं आया, ओवरड्यू फॉर अ पीरियड कितना 12 महीना या 12 महीने से ज़्यादा है, तो तब एनपीए, इसमें एनपीए लीज वाले केस में, लीज रेंटल और हायर वाले परचेज में लिमिट एनपीए की 12 है। वेरी सिंपल सर। नॉट पेड विद इन 6 मंथ्स किसकी है, नॉट पेड विद इन 3 मंथ्स किसकी है, और ये 12 महीना वाली अलग है, आपको याद हो गई होगी, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, स्टैंडर्ड एसेट क्या होता है, कोई डिफॉल्ट नहीं है रीपेमेंट में, तो स्टैंडर्ड एसेट ये। सब स्टैंडर्ड क्या है सर, एसेट विच हैज़ बीन क्लासिफाइड एज एनपीए, उसको एनपीए अपन ने क्लासिफाई कर दिया फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 18 मंथ्स, तो ये किसके लिए है सर, एनएसआई एनडी वाले के लिए, मैंने बोला था ना ये अलग वालों के लिए। और ये 18 की 12 किस में हो जाएगी, जब डिपॉजिट टेकिंग होगी या फिर सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग होगी। फिर सब स्टैंडर्ड वाला में डाउटफुल में जाएंगे, तो डाउटफुल में क्या रिमेन रहता है, सब स्टैंडर्ड फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 18 मंथ्स, ये किसके लिए, एनएसआई वाली के लिए सर, एनएसआई एनडी वालों के लिए। और ये सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट और एनडी वाली और डिपॉजिट टेकिंग, इसके लिए 12 महीने होंगे। वेरी सिंपल सर। लॉस एसेट में आ जाओ, लॉस एसेट में जिसको आइडेंटिफाई कर दिया एज ए लॉस एसेट, किसने आइडेंटिफाई किया, इंटरनल ऑडिटर, एक्सटर्नल ऑडिटर या बैंक ने ड्यूरिंग इंस्पेक्शन। इसको क्या मतलब, इसका वैल्यू गिर गया, मतलब अब इसमें नॉन रिकवरेबिलिटी होगी, पोटेंशियल थ्रेट ऑफ नॉन रिकवरेबिलिटी, मतलब इसमें पैसे रिकवर नहीं होंगे, बात सिंपल। लॉस एसेट्स में उसको क्लासिफाई कर दिया। अब प्रोविजन तो बनाना पड़ेगा, हाँ सर प्रोविजन तो बनाना पड़ेगा। स्टैंडर्ड एसेट्स का बनाएंगे सर, पहले किसका बनाएंगे सर, पहले स्टैंडर्ड एसेट्स में अच्छा वाला का बनाएंगे, जो एनबीएफसी सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग और डिपॉजिट टेकिंग है, मतलब इस साइड वाला, इस साइड वाला। हाँ दिमाग में ये फोटो रखो, सारा चीज़ें क्लियर रहेगी। कौन सा सर, पहले इसका बनाएंगे डिपॉजिट टेकिंग, नॉन डिपॉजिट टेकिंग, सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट, इसका सेम रहेगा, तो इसका कितना परसेंट बनाएंगे सर, 0.40%। इधर आओ, देखो 0.40% बना है। और साइड वाला मतलब एनबीएफसी नॉन डिपॉजिट टेकिंग वाली की और एनबीएफसी वाली, मतलब तो इसके लिए कितना है, 0.25% है, ठीक है। वेरी सिंपल। अब देखो सर सब स्टैंडर्ड हो गया, 10% बना दो। अब अगर डाउटफुल है, अगर अनसिक्योर्ड है तो 100% बना भाई, डाउटफुल है पर सिक्योर्ड है, तो आप सुनो मेरी बात, अप टू 1 ईयर 20%, 1 to 3 ईयर्स तो 30% प्रोविजन, और मोर देन 3 ईयर्स 20 + 30 प्लस कर देना 50, 3 ईयर से ज़्यादा है तो 50% प्रोविजन बनाओ, ये आपका प्रोविजन खत्म। वेरी सिंपल। अब आ जाओ सर, अपन जब ऑडिट कर रहे हैं तो इसका ऑडिट प्रोसीजर्स क्या होगा, मेरी बात सुनो, एनबीएफसीज की आप अगर ऑडिट कर रहे हो तो ऑडिट प्रोसीजर्स क्या होगा, पहले असर्टेन करो धंधा, असर्टेन द बिजनेस ऑफ कंपनी। वो कैसे पता चलेगा, एमओए देखो, एओ देखो, बिजनेस पॉलिसी देखो, मिनट्स बुक पढ़ो, एमओए देखो, एओ देखो, बिजनेस पॉलिसी देखो, आपको प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटीज़ के बारे में पता चलेगा, मिनट्स बुक देखो और असर्टेन करो कि उनका प्लान और स्ट्रेटेजी क्या है, इतना ही पढ़ना। उसके बाद इवेल्युएट करो, जो मैंने हाईलाइट किया उसमें कोई लाइन ज़्यादा कम नहीं पढ़ना, बस जो है वही पढ़ो, उसमें ज़्यादा कन्फ्यूज मत होना। इवेल्युएट क्या करना, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, अंडरस्टैंडिंग लो अकाउंटिंग सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल्स की ले लेंगे सर। फिर क्या चेक करेंगे, जो इंटरनल कंट्रोल्स इन्होंने लगाए वो एडिक्वेट या इफेक्टिवली फॉलोड हो रहे हैं कि नहीं, कि एडिक्वेट है और इफेक्टिवली फॉलोड हो रहे हैं। अब इसमें सर एनबीएफसी कर रहे हैं, इसमें सबसे काम ज़्यादा एडवांसेस का है, तो ये देखो क्या इफेक्टिव सिस्टम होना चाहिए। इफेक्टिव सिस्टम किस चीज़ का होना चाहिए, फॉर पीरियडिकल रिव्यू ऑफ एडवांसेस, ये याद रखना, ये अलग है बस, बाकी तो सब पहले से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। रजिस्ट्रेशन विद आरबीआई के पास रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा सर, मैं कब से बोल रहा हूँ, नेट ऑन फंड आपको मिनिमम जो लिमिट दी है उसके हिसाब से जो प्रिस्क्राइब्ड है, कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ऑब्टेन कॉपी मतलब ऑडिटर चेक करेगा ना कि बस अपना सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दिखाओ, और अगर आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन नहीं मिली है तो आपने अप्लाई किया होगा तो वो एप्लीकेशन फॉर्म दिखाओ, या फिर मेंटेन। अब सुनो, फिर वो ऑडिटर क्या करेगा, वेरीफाई करेगा कि इन्होंने मिनिमम नेट ऑन फंड अभी जो मेंटेन करना और ड्यूली कंप्लाइड किया है कि नहीं किया, और उनको क्या करना पड़ता है सर, लिक्विड एसेट्स में भी कुछ अपना इन्वेस्टमेंट करके रखना पड़ता है। तो रिक्वायरमेंट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ लिक्विड एसेट्स, उनको क्या करना, लिक्विड एसेट मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ लिक्विड एसेट्स, तो ये चेक करेंगे ऑन क्वार्टरली बेसिस, जो चेक होता है, तो इनके लिए क्वार्टरली रिटर्न भी जाती है। क्वार्टरली रिटर्न ये लोग सबमिट करते हैं इन्हें, एनबीएफसी वाले, ठीक है। तो द क्वार्टरली रिटर्न ड्यूली साइंड बाय ऑफिसर ऑफ एनबीएफसी इज रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट। वेरी सिंपल। अब चौथे कंडीशन पे आ जाओ
सर कुछ डायरेक्शंस है, देखो जो पब्लिक डिपॉजिट डायरेक्शंस है सर क्या है, एनबीएफसी एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट रिजर्व बैंक के 2016 के कुछ डायरेक्शंस है, इसके हिसाब से भी अपने को कुछ चीज़ें करनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी। ये देखो क्या चेक करेंगे सर कि ये जो एनबीएफसी है अप्रोप्रिएटली क्लासिफाइड है ना, हाँ सर क्लासिफाइड है। अब एक बात बताओ, आपको लोन दिया जाता है तो आपको आंख बंद करके बैंक लोन दे देती है क्या? नहीं, आपका क्रेडिट रेटिंग चेक करती है, तो आपके क्रेडिट रेटिंग के बेसिस में आपको लोन मिलता है। वैसे ही क्या होता है एनबीएफसी को भी, उनको क्या, उनकी भी क्रेडिट रेटिंग असाइन होती है, एनबीएफसी को क्रेडिट, तो उसी के हिसाब से इनको पब्लिक डिपॉजिट्स की सीलिंग लगती है। तो सीलिंग ऑन क्वांटम ऑफ पब्लिक डिपॉजिट हैज बीन लिंक्ड टू द क्रेडिट रेटिंग एज गिवन बाय द अप्रूव्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। जो अप्रूव्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी उसको एनबीएफसी को क्रेडिट रेटिंग देती है, उसी के हिसाब से उसको सीलिंग होती है, सीलिंग ऑन क्वांटम ऑफ पब्लिक डिपॉजिट। अब सुनो ऑडिटर क्या करेगा, भैया क्रेडिट रेटिंग जो असाइंड हुई है उसकी कॉपी दो पहले, तो ऑब्टेन अ कॉपी ऑफ क्रेडिट रेटिंग असाइंड, और चेक करो कि उसी के हिसाब से पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट हो रही है ना। पब्लिक डिपॉजिट आर एक्सेप्टेड इन अकॉर्डेंस विद द लेवल ऑफ क्रेडिट रेटिंग असाइंड टू इट। वेरी सिंपल सर, डाउनग्रेड हो गया अपग्रेड हो गया, सर अगर क्रेडिट रेटिंग आपका अपग्रेड या डाउनग्रेड हो जाता है तो एनबीएफसी को भी खेलना पड़ेगा ना, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा पब्लिक डिपॉजिट, बात खत्म। जो रिवाइज क्रेडिट रेटिंग है उसके हिसाब से, और एनबीएफसी ये करके इन्फॉर्म कर देगा कि आरबीआई को सर जो क्रेडिट रेटिंग असाइन हुई थी उसके हिसाब से मैंने क्या कर लिया सर, अपने पब्लिक डिपॉजिट्स में इंक्रीज या डिक्रीज कर लिया। वेरी सिंपल सर, डाउनग्रेडिंग ऑफ क्रेडिट हुआ है मतलब आपकी क्रेडिट रेटिंग गिर गई, तो डिपॉजिट ज्यादा रख सकते हो नहीं, कम करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, रेगुलराइज करो एक्सेस डिपॉजिट। वेरी सिंपल, जो हाईलाइट किया उसके बाद पढ़ो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। उसके बाद सर क्या करना पड़ेगा आपको रेगुलराइज करने के लिए, इमीडिएट इफेक्ट। क्या इमीडिएट इफेक्ट से कोई फ्रेश डिपॉजिट नहीं लेना, अरे तेरे को जो है वो कम करनी, तू अलग से क्यों एक्सेप्ट कर रहा। स्टॉप एक्सेप्टिंग फ्रेश पब्लिक डिपॉजिट्स और रिन्यू करो एग्जिस्टिंग डिपॉजिट्स। उसके बाद में ऑल एग्जिस्टिंग डिपॉजिट्स, क्या सारे के सारे जो एग्जिस्टिंग डिपॉजिट है वो रन ऑफ करेंगे मैच्योरिटी तक। क्या रन ऑफ करेंगे मैच्योरिटी तक, उनको मैच्योरिटी जाने दो। रिपोर्ट करो पोजीशन 15 दिन के अंदर, विद इन 15 डेज। किसको करोगे, जो रीजनल ऑफिस ऑफ आरबीआई है जहां पे एनबीएफसी रजिस्टर्ड है, वेयर दी एनबीएफसी इज रजिस्टर्ड, उसमें आपको रिपोर्ट करनी पड़ेगी पोजीशन विद इन दी 15 वर्किंग डेज। वेरी सिंपल। आप सर और क्या करना पड़ेगा, इन डायरेक्शंस के हिसाब से आप ये कैलकुलेट करो, जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन है, इंटरेस्ट कैलकुलेशन चेक करना पड़ेगा। एक सेकेंड ना, अभी जूम हो गया, ठीक है। तो सर टेस्ट चेक करो इंटरेस्ट कैलकुलेशन, क्या टू असर्टेन दैट एनबीएफसी हैज नॉट पेड इंटरेस्ट इन एक्सेस, कि इंटरेस्ट एक्सेस में तो नहीं गया। असर्टेन करो एनबीएफसी हैज नॉट पेड ब्रोकरेज या कमीशन इंसेंटिव रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंस। ये देखो मैं एक बात बताता हूँ, ये दोनों पॉइंट है ना 3 और 4, इसको मिटाने दो। ये एक्सपेंस वाले, एक तो इंटरेस्ट एक्सपेंस और एक बाकी एक्सपेंस, मतलब ब्रोकरेज वाले, कमीशन वाले, इंसेंटिव रीइंबर्समेंट, वो भी एक्सेस नहीं होनी चाहिए, जो स्पेसिफिकेशन है उसके हिसाब से पे होनी चाहिए, इन एक्सेस नहीं जानी चाहिए। तो ये चेक करना पड़ेगा ना। उसके बाद देखो आप क्या करो, आप एक्सेप्ट कर रहे हो या फिर रिन्यू कर रहे हो पब्लिक डिपॉजिट, तो खुद के मन से तो नहीं करोगे, रिटर्न एप्लीकेशन देगा कौन, डिपॉजिटर। तो सुनो, वेरीफाई करो एनबीएफसी हैज एक्सेप्टेड या रिन्यूड एनी पब्लिक डिपॉजिट ओनली आफ्टर रिटर्न एप्लीकेशन फॉर्म। क्या है, आफ्टर रिटर्न एप्लीकेशन फॉर्म जो डिपॉजिटर ने सप्लाई किया कंपनी को, ठीक है। उसके बाद जो मतलब कंपनी देती है, ये लो इस एप्लीकेशन को आप भर के दो, तो वो डिपॉजिटर ने उसको भर के दे दिया, मतलब रिटर्न एप्लीकेशन आई, तो उसी के बाद में आप एक्सेप्ट या रिन्यू करना। वेरी सिंपल, वेरी इजी पॉइंट। अब इधर आ जाओ, अपना ये 2 एक्सपेंस वाले हो गए, फिर उन्होंने पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट की तो रिटर्न एप्लीकेशन ले ली। उसके बाद में सर आप जाके डिपॉजिट रजिस्टर चेक करो, इतने डिपॉजिट्स आ रहे हैं तो डिपॉजिट रजिस्टर तो चेक करोगे। तो टैक्स चेक करना, टैक्स चेक क्या करोगे सर, कि भैया आप जो सारे पर्टिकुलर्स टेस्ट चेक करना है। क्या करना, टेस्ट चेक पर्टिकुलर्स क्या करोगे, जो एंटर्ड हुए हैं डिपॉजिट रजिस्टर में। सर कैसे चेक करोगे, भैया सपोर्टिंग रिसिप्ट तो इशू हुई है ना डिपॉजिटर्स को, वो सपोर्टिंग को ले लेना, डिपॉजिट रजिस्टर को ले लेना, उसके पर्टिकुलर टेस्ट चेक कर लेना। वेरी सिंपल। उसके बाद में आ जाओ, मैंने कहा था इनको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट मेड किसमें, क्या जो इनको लिक्विड एसेट मेंटेन करने पड़ते हैं। तो चेक वेदर दैट द इन्वेस्टमेंट मेड इन अप्रूव्ड लिक्विड एसेट्स बाय एनबीएफसी हैव बीन लॉज्ड इन दी सेफ कस्टडी। ये जो इन्वेस्टमेंट किया है सेफ कस्टडी में उन्होंने लॉज करवा दिया, मतलब उन्होंने मेंटेन किया है। तो सर वो कहाँ पे मेंटेन होगा, डेजिग्नेटेड शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक में होगा। वेरी सिंपल, वेरी इजी। अब आ गया हो, उसके बाद आप ये देखो कि जो प्रिस्क्राइब्ड रिटर्न है वो टाइमली मैनर में ये लोग मतलब वो टाइमली मैनर में वो रिटर्न भर रहे हैं, फाइल कर रहे हैं। तो वेरीफाई एनबीएफसी हैज फाइल्ड इट्स प्रिस्क्राइब्ड रिटर्न इन अ टाइमली मैनर। और अगर एनबीएफसी सर पैसा ही नहीं डिपॉजिट कर रही, मतलब पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट ही नहीं कर रही, तो उसके लिए बोर्ड ने रेजोल्यूशन पास कर रखा है ना, वो चेक कर लो। चेक वेदर बोर्ड हैज मतलब बोर्ड रेजोल्यूशन हैज बीन पास्ड बाय दी एनबीएफसी, उन्होंने बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर रखा है। इधर आओ, घबराना नहीं। ऑडिट प्रोसीजर्स बिजनेस देखेंगे, इंटरनल कंट्रोल को इवेल्युएट करेंगे, रजिस्ट्रेशन बेसिक थी। ये डायरेक्शंस वाली में 2016 वाली क्या डायरेक्शन अप्रोप्रिएटली क्लासीफाई करो, सीलिंग के हिसाब से बटा हुआ है। उसके बाद आप ये देखो एक्सपेंस वाले 2 पॉइंट, इंटरेस्ट कैलकुलेशन और
सर और कौन सा है सर कि जो ब्रोकरेज कमीशन जो भी दिया है एक्सेस नहीं देना चाहिए, रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंस भी किया तो ज़्यादा नहीं देना चाहिए। फिर एक्सेप्ट कर रहे हो पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हो तो अब क्या करो, एप्लीकेशन फॉर्म, रिटर्न एप्लीकेशन फॉर्म आना चाहिए आपको डिपॉजिटर से। वो जब आ गया तो आपका डिपॉजिट रजिस्टर बन गया, ऑडिटर क्या करेगा उसको टेस्ट चेक कर लेगा सपोर्टिंग के साथ। वेरी सिंपल। इनको लिक्विड एसेट्स में मेंटेन करना पड़ता है, मतलब जो इन्वेस्टमेंट इनको लिक्विड एसेट्स में मेंटेन करनी है वो किसके पास कर रखी है, लॉज करा रखी है इन सेफ कस्टडी विद शेड्यूल कमर्शियल बैंक में, रिटर्न टाइमली फॉलो कर रहे हैं। और अगर कोई पब्लिक डिपॉजिट, ये लोग पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो क्या, तो इस चीज़ का बोर्ड रेजोल्यूशन उन्होंने पास किया हुआ है। बहुत सिंपल पॉइंट्स है, कोई मेमोरी टेक्निक बनाने की भी जरूरत नहीं है। एनबीएफसी प्रूडेंशियल नॉर्म्स, प्रूडेंशियल नॉर्म्स क्या होता है साहब, इधर आओ। कैपिटल रिक्वायरमेंट, इनकम रिकॉग्निशन, एसेट क्लासिफिकेशन, प्रोविजनिंग, अभी तो पढ़ाया मैंने, है ना। तो ये प्रूडेंशियल नॉर्म्स के साथ आपको कंप्लायंस करना है, वेरी सिंपल। और सुनो, अगर बीओडी क्या कहता है, इंश्योर बीओडी फॉर एवरी एनबीएफसी जो ग्रांट कर रहा है या इंटेंड है कि हम ग्रांट करेंगे, क्या मतलब ग्रांटिंग या इंटेंडिंग टू ग्रांट, क्या डिमांड लोन देंगे या कॉल लोन देंगे, तो उनको एक भैया पॉलिसी बना लो, फ्रेम और इम्प्लीमेंट करो पॉलिसी, अगर आपको डिमांड या कॉल लोन वाला काम भी करना है तो इंश्योर करो दैट बीओडी ऑफ एवरी एनबीएफसी ग्रांटिंग या इंटेंडिंग टू ग्रांट डिमांड लोन या कॉल लोन, तो उनको क्या करना है, फ्रेम करो और इम्प्लीमेंट करो पॉलिसी। वेरी सिंपल। तो ये अपना कंप्लायंस का हो गया पहला पॉइंट। उसके बाद दूसरा पॉलिसी का हो गया। अभी तीसरा पॉइंट अगर देखो, ये भी प्रूडेंशियल नॉर्म्स पे ही है, इसमें अपन एसेट क्लासिफिकेशन वाली बात पे करेंगे ध्यान, इसमें इनकम वाली पे बात करेंगे, और इसमें इक्वल्स टू, मतलब जो अगर किसी को पिछले साल आपने एनपीए क्लासिफाई किया था वो इस साल भी एनपीए क्लासिफाइड है ना, चेक ऑल द अकाउंट विच हैज बीन क्लासिफाइड एज एनपीए इन द प्रीवियस ईयर आल्सो कंटिन्यू, ये भी कंटिन्यू हो रहा है टू बी सोन एज इन द करंट ईयर, वो करंट ईयर में भी एनपीए है, बात खत्म। और अगर ये 4 पॉइंट में क्या है कि देखो जो इनकम रियलाइज होती है, चेक वेदर दी अनरियलाइज्ड इनकम, क्या जो अनरियलाइज्ड इनकम है इन रिस्पेक्ट ऑफ सच एसेट्स हैव नॉट बीन टेकन टू पीएनएल, भैया जो अनरियलाइज्ड इनकम है वो पीएनएल में तो नहीं लेके गए हैं ना। इनकम कैसे रिकॉग्नाइज होती है, जो एनपीए हो जाता है सर के रियलाइजेशन बेसिस पे ही होती है। एनपीए जब रियलाइज होता है, एनपीए पे जो इनकम रियलाइज होता है वो तभी उसकी अकाउंटिंग होती है। तो ये अपना इनकम हो गया। एसेट्स का क्लासिफिकेशन अपन ने अच्छे से पढ़ा था कि एसेट्स प्रॉपर्ली क्लासिफाइड होने चाहिए और प्रॉपर प्रोविजंस बनने चाहिए, प्रॉपर्ली क्लासिफाइड और प्रॉपर प्रोविजन बनने चाहिए। तो पहले करो सर इसके प्रूडेंशियल नॉर्म्स में क्या पढ़ा, तो कंप्लाई करो प्रूडेंशियल नॉर्म्स से, मतलब एसेट क्लासिफिकेशन, इनकम रिकॉग्निशन, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, प्रोविजनिंग सब बननी चाहिए, पॉलिसी होनी चाहिए डिमांड और डिमांड लोन और कॉल लोन्स के लिए। और एसेट क्लासिफिकेशन इनकम वाला पॉइंट है कि भैया उसको तभी ले जाना जब वो रियलाइज हुआ है, और अगर पिछले साल भी एनपीए था तो ये इस साल भी एनपीए है ना, ये चेक कर लो। और अगर नहीं है एनपीए तो उसको रीजन एसेटेन कर लो कि ये कैसे रेगुलराइज हुआ है, कैसे इसका पेमेंट हुआ है, ठीक है, कैसे रेगुलर हुआ है, ठीक है, बहुत सिंपल। ये आपको एनबीएफसी प्रूडेंशियल नॉर्म्स। अब इधर आ जाओ, इसका क्वेश्चन आता है कि इन्वेस्टमेंट और क्रेडिट रेटिंग में आपके कौन से ऑडिट पॉइंट्स ध्यान रखोगे, या फिर आप क्या क्या चीज़ें देखोगे ध्यान से, क्या प्रोसीजर्स होगा। सर इसमें 9 पॉइंट है ना, ये भी मैं आपको याद कराऊंगा। इधर आओ, कौन सी कंपनी है फिर से देख लो, जल्दीबाजी में देखा नहीं होगा, ध्यान से देख लो और पढ़ो। इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट रेटिंग वाली एनबीएफसी है, कौन सी है, इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट रेटिंग एनबीएफसी वाली, इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट रेटिंग क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आ जाओ इस पर, इसके ऑडिट प्रोसीजर्स भी देख लेते हैं। इसमें क्या स्पेशली है, मतलब आप स्पेसिफिकली देखोगे, सुनो ये अपने नोट्स में लिख लेना, आपको याद रहेगा। सर आपके पास शेयर और सिक्योरिटीज़ है, इन्वेस्टमेंट वाली है तो शेयर एंड सिक्योरिटीज़ होगा, फिजिकली वेरीफाई करो। फिजिकली वेरीफाई नहीं कर सकते अगर किसी और के पास होगी सर, अगर डिपॉजिटरी में पड़ी है या फिर और है तो वहाँ से कंफर्मेशन ले लेना, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट क्या, आप कंफर्मेशन ले लो अगर कोई दूसरों के पास सिक्योरिटीज़ पड़ी है, और बैलेंस कंफर्मेशन, सबका बैलेंस कंफर्मेशन तो लोगे ना जो कंसर्न पार्टीज़ है। और आप ये चीज़ चेक कर लेना कि भैया जो शेयर और सिक्योरिटीज़ आपने, मतलब आपके पास शेयर और सिक्योरिटीज़ तो पड़ी है, आपने अपने ही शेयर और सिक्योरिटी के अगेंस्ट किसी को तो लोन नहीं दे दिया है, एडवांस अगेंस्ट ऑन शेयर तो नहीं कर दिया। अब वापस से सुनो सर, ये आपके इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट रेटिंग कंपनी एनबीएफसी वाले के 4 पॉइंट, फिजिकली वेरीफाई कर लो, कंफर्मेशन लेना है, बैलेंस कंफर्मेशन लेना है, और एडवांस तो नहीं किया अपने खुद के शेयर के अगेंस्ट। ये 4 पॉइंट्स ऊपर टिक करा दूंगा, टेंशन मत ले। अब इन्वेस्टमेंट बनाओ दिमाग में। इन्वेस्टमेंट क्या है, आपने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट किए होंगे, आपके ग्रुप सब्सिडरीज ने भी इन्वेस्ट किया होगा, मतलब ग्रुप कंपनी है या फिर आपकी सब्सिडरी ने भी किया होगा, सबकी लिस्ट मंगा लो। ऑब्टेन लिस्ट ऑफ सब्सिडरी या ग्रुप कंपनीज और वेरीफाई करो क्या क्या इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया है, उनका वैल्यूएशन किस हिसाब से हुआ। तो ये अपना इन्वेस्टमेंट का पहला पॉइंट खत्म। फिर जो ये वैल्यूएशन हुआ है वो एनबीएफसी के प्रूडेंशियल नॉर्म्स के हिसाब से हुआ है। इन्वेस्टमेंट में इनकम कैसे रिकॉग्नाइज होती है आप लोग को अच्छे से पता है, अकाउंटिंग जो प्रिंसिपल है उसके हिसाब से रिकॉग्नाइज होती है। अगर एनपीए हो गया तो कैसे रियलाइज होगी, और डिविडेंड के केस में कैश बेसिस पे भी रियलाइज कर सकते हैं। और दूसरा केस क्या होता है डिविडेंड में, जब उन्होंने, मैं आपको ऊपर बताऊंगा आपको इनकम का पूरा, ठीक है। तो आप इनकम रिकॉग्निशन क्या, अभी मैं बोलूंगा फिर आप वो चीज़ें लिंक नहीं
नहीं कर पाओगे, आप देखते रहोगे ना नोट्स के साथ तो हो जाएगा। और इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग AS 13 के हिसाब से होनी चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट में अपन क्या चेक करेंगे भैया, सारी लिस्ट मंगा लो कि कौन सी सब्सिडीज है, कौन सी ग्रुप कंपनीज है, और अपन उसमें वेरीफाई करेंगे अपने इन्वेस्टमेंट क्या होनी चाहिए, वैल्यूड होनी चाहिए। अब जो इन्वेस्टमेंट्स है वो वैल्यूड कैसे होनी चाहिए, जो अपने प्रूडेंशियल नॉर्म्स है उसी के हिसाब से। फिर इनकम का पॉइंट है और अकाउंटिंग का पॉइंट AS 13 के हिसाब से। मैंने जो पॉइंट्स बोले ना अभी सारे टिक हो जाएंगे। इधर आओ, पहले शेयर एंड सिक्योरिटीज़ वाला देखो। सर फिजिकली वेरीफाई करो शेयर और सिक्योरिटीज़, एक सेकंड सॉरी, फिजिकली वेरीफाई करो शेयर सिक्योरिटीज़। अगर कोई इन्वेस्टमेंट आपकी देखो इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर सिक्योरिटी जो डिपॉजिटरी में, उनसे कंफर्मेशन ले लो, बैलेंस कंफर्मेशन ले लो कंसर्न पार्टी से। ये ध्यान देना भैया कि आपने एडवांस तो नहीं किया लोन किस अगेंस्ट अपने शेयर और सिक्योरिटीज़ के। फिर मैंने बोला जो इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट में मैंने आपको क्या बोला, इन्वेस्टमेंट के AS 13 के हिसाब से अकाउंटिंग होनी चाहिए। और जो इन्वेस्टमेंट में मैंने आपको क्या बोला सर कि आप पहले ऑब्टेन करो लिस्ट ऑफ सब्सिडरीज या ग्रुप कंपनीज या सब्सिडरी की लिस्ट ले लो, वेरीफाई करो कि इन्होंने कौन से इन्वेस्टमेंट किए हैं, किसमें इन्वेस्टमेंट इन्होंने जो किए हैं ड्यूरिंग द ईयर, और क्या वैल्यूएशन है, क्या प्राइस पे किया है, और वैल्यूएशन है जो प्रूडेंशियल नॉर्म्स के हिसाब से होनी चाहिए। वेरी सिंपल, ये इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट अपना खत्म। उसके बाद में मैंने कहा था कि AS 13 के हिसाब से अकाउंटिंग होनी चाहिए। फिर इनका इनकम भी देखेंगे और एडिक्वेट प्रोविजंस भी बना रखें। तो इन्वेस्टमेंट्स क्या है, इनका वैल्यूड होना चाहिए प्रूडेंशियल नॉर्म्स के हिसाब से, और एडिक्वेट प्रोविजंस बना लेना अगर आपको लगता है फॉल होगा इन दी मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज। ठीक है, अब यार देखो इनके डिविडेंड इनकम पे कब अपन इनकम रिकॉग्नाइज करते हैं। देखो डिविडेंड इनकम आपके पास ऑप्शन है, जब आपके पास रियलाइज होगी तब कर लेना, या फिर इंटरेस्ट तो जब ड्यू हो गया तब रियलाइज करते हैं, और NPA पे तब करते हैं, मतलब इंटरेस्ट तो जब ड्यू होगा तब अपन रिकॉग्नाइज कर लेंगे, या फिर इंटरेस्ट कब रियलाइज, अगर NPA वाला इंटरेस्ट है तो जब रियलाइज होगा तभी रिकॉग्नाइज करेंगे। वेरी सिंपल। अब देखो डिविडेंड इनकम आप कैश बेसिस पे तो रिकॉग्नाइज कर ही सकते हो, और NBFC क्या कर सकती है, एक्रूअल बेसिस पे भी डिविडेंड इनकम रिकॉग्नाइज कर सकती है अगर वो डिक्लेयर किया है बॉडी कॉर्पोरेट ने अपने AGM में। बहुत बेसिक पॉइंट है। ठीक है, अपना सारा पॉइंट्स कवर्ड हो गया। ठीक है, फिर से देख लो, शेयर और सिक्योरिटीज में फिजिकली वेरीफाई करेंगे, ऑब्टेन करेंगे कंफर्मेशन अगर वो सिक्योरिटीज किसी के पास पड़ी है तो, या और बैलेंस कंफर्मेशन ले लेंगे कंसर्न पार्टी से अपने ही शेयर और सिक्योरिटीज के अगेंस्ट अपन ने एडवांस तो नहीं दे दिया। इन्वेस्टमेंट में सबकी लिस्ट मंगा लेंगे, वो वैल्यूड होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, वैल्यूड जो प्रूडेंशियल नॉर्म्स के हिसाब से इनकम का पॉइंट है, और AS 13 मतलब अकाउंटिंग। वेरी सिंपल, AS 13 के हिसाब से अकाउंटिंग होनी चाहिए। अपना ये NBFC वाला पॉइंट खत्म। कौन सा NBFC सर, इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी में स्पेशल पॉइंट, या फिर ऑडिट करते समय क्या ध्यान देंगे, क्या प्रोसीजर्स स्पेसिफिकली जान देंगे। ठीक है, उसके बाद में आ जाओ फ्रॉड इन NBFC। फ्रॉड इन NBFC को कैटेगराइज किया, क्लासीफाई किया सेवरल कैटेगरीज में। कैसे सर, सेवरल कैटेगरीज में क्या कैसे क्लासीफाई किया, इसको आप देखो। मेमोरी टेक्निक लिखो, मुंशी फ्रॉड करता है। यार मुंशी कौन होता है सर, जो अकाउंटेंट होता है वो फ्रॉड करता है, तो वही फ्रॉड करेगा। देखो ऐसी मेमोरी टेक्निक बनाई जिससे चीज़ें लिंक रहे। सर एक क्या है, M से मिस अप्रोप्रिएशन एंड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। क्या है, मिस अप्रोप्रिएट किया या फिर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया। M कंप्लीट अपना। U क्या है सर, अनऑथराइज क्रेडिट फैसिलिटीज एक्सटेंड हुई है फॉर रिवार्ड या इलीगल ग्रेटिफिकेशन, अपना U भी कंप्लीट। N क्या है, नेग्लिजेंस या कॉस्ट कैश शॉर्टेज है, नेग्लिजेंस या कैश शॉर्टेज है। MUN, N भी हो गया, U भी हो गया। C मतलब C की फोटो देखो तो और अच्छे से समझ में आएगा, चीटिंग एंड फोर्जरी। ठीक है, चीटिंग एंड फोर्जरी। उसके बाद में I सर, I क्या है सर, इरेगुलरिटीज इन फॉरेन ट्रांजेक्शन, इरेगुलरिटीज है इन फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन। और लास्ट वाला क्या, मुंशी फ्रॉड करेगा, मतलब फ्रॉडुलेंट इनकेसमेंट थ्रू फ्रॉड इंस्ट्रूमेंट, मैनिपुलेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, या फिर मैनिपुलेशन किसमें किया, और बुक्स ऑफ अकाउंट, या फिर फिक्टिशियस अकाउंट्स बनाए या प्रॉपर्टी कन्वर्ट किए, तो कन्वर्जन ऑफ प्रॉपर्टी। तो कैसे कैसे क्लासीफाई किया है, मुंशी फ्रॉड। M से मिस अप्रोप्रिएशन, U से क्या है सर, अनऑथराइज क्रेडिट फैसिलिटीज। N से क्या है सर, MUN नेग्लिजेंस एंड कैश शॉर्टेज। C से चीटिंग एंड फोर्जरी। I से इरेगुलरिटीज है इन फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन। और मुंशी क्या करेगा, फ्रॉड करेगा, फ्रॉडुलेंट इनकेसमेंट थ्रू फ्रॉड इंस्ट्रूमेंट, मैनिपुलेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट या फिक्टिशियस अकाउंट, या फिर कन्वर्जन ऑफ प्रॉपर्टी। और लास्ट वाला सर, कोई भी एनी अदर टाइप ऑफ फ्रॉड नॉट कवर्ड अबव, जो स्पेसिफिक कैटेगरी में नहीं है। ये आप प्लीज़ याद कर लेना, आपकी बार बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक। मुंशी फ्रॉड मेमोरी टेक्निक लिख लो। ठीक है, अब सुनो, जो ये वाले पॉइंट है ना, एक बार इसको रब कर देते हैं, दूसरे काम की चीज़ पढ़ते हैं। आओ, दूसरी काम की चीज़ क्या है, इधर आओ, कि ये नेग्लिजेंस और कैश शॉर्टेज वाला पॉइंट है, या फिर इरेगुलरिटीज हुई है इन फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन। मतलब फोर्थ और सिक्स्थ पॉइंट जो है, नेग्लिजेंस और कैश शॉर्टेज वाला, या फिर इरेगुलरिटीज इन फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन वाला, इनको क्या बोलेंगे, इनको तभी रिपोर्ट करेंगे। इनको क्या, नेग्लिजेंस और कैश शॉर्टेज और इरेगुलरिटीज इन फॉरेन ट्रांजेक्शन, दे आर टू बी रिपोर्टेड अगर फ्रॉड है, रिपोर्टेड एज अ फ्रॉड, मतलब इनको रिपोर्ट तभी करेंगे एज अ फ्रॉड जब इंटेंट प्रूव्ड हो गया या इंटेंट सस्पेक्टेड है। इंटेंट इसमें चेक करेंगे, क्या इंटेंशन,
सॉरी इंटेंट क्या है, प्रूव हो गया, इंटेंट सस्पेक्टेड है, ठीक है। अब देखो केसेस वेयर फ्रॉडुलेंट इंटेंट इज नॉट इनिशियली सस्पेक्टेड, सस्पेक्टेड नहीं है भैया कि इसका फ्रॉडुलेंट इंटेंटेड है, इंटेंशन है, और ना ही वो प्रूव हुआ है एट द टाइम ऑफ डिटेक्शन, उसको फिर भी हम लोग फ्रॉड मानेंगे और रिपोर्ट करेंगे कब, जब कैश शॉर्टेज एक्सीड कर रहा है 10,000। भैया कैश शॉर्टेज जब गल्ला खोला, जब चेक किया 10 शॉर्टेज, कैश शॉर्टेज 10 से एक्सीड कर रहा है, भैया इसको हम लोग तभी भी क्लासीफाई करेंगे अगर इंटेंट प्रूव गया, इंटेंट गया तेल लेन, भैया 10,000 का केस गायब, 10,000 से ज़्यादा, तो ये अपन इसको फ्रॉड रिपोर्ट करेंगे। या सुनो कैश शॉर्टेज एक्सीड कर रहा है 5,000 ही, 10 नहीं 5 कर रहा है, पर डिटेक्ट किया है मैनेजमेंट के ऑडिटर्स ने, रिपोर्ट करेंगे, इंस्पेक्टिंग ऑफिसर्स ने, या और मतलब मैनेजमेंट ने, ऑडिटर्स ने, या इंस्पेक्टिंग ऑफिसर, इन तीनों में से किसी ने भी डिटेक्ट किया और इसको रिपोर्ट नहीं हुआ, या और ये रिपोर्ट नहीं हुआ जब ये अकर हुआ था, किसके द्वारा, जो केस हैंडल कर रहा था उसके द्वारा, ठीक है। तो ये अपन क्या हो गया, अपना क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रॉड हो गया। उसके बाद आप देखो डिफरेंस बिटवीन बैंक और एनबीएफसी क्या है। एक बात बताओ तो, बैंक डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है? नहीं कर, बैंक कर सकती है, एनबीएफसी नहीं कर सकती। बैंक तो डिमांड डिपॉजिट है ना, जो डाला हम लोग जब जाएंगे पैसे निकाल लेंगे। एनबीएफसी डिमांड डिपॉजिट नहीं करती, बोलते पैसा डालो और 4-5 साल के लिए भूल जाओ, है ना। तो एनबीएफसी कैनॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट तो ये एक्सेप्ट कर सकती है, हाँ। हाउएवर सम एनबीएफसी कैन एक्सेप्ट टर्म डिपॉजिट, तो एनबीएफसी कैनॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट तो एक्सेप्ट नहीं करती। क्या डू नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम, पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम का पार्ट नहीं बनता ये। एक बात बताओ, जो बैंक में जो अपन का जो डिपॉजिट्स होती है, या फिर बैंक जो लोन वगैरह देती है, तो उस पर इंश्योरेंस होता है, क्या होता है उस पर, ये होता है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी वाली फैसिलिटी होती है। डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी होती है किस चीज़ की, डीआईजीसी की। डीआईजीसी मतलब डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। ये इन लोगों को अवेलेबल नहीं है, जो एनबीएफसी के डिपॉजिटर है उनको कहाँ से ये अवेलेबल है, बैंक वालों के लिए ही अवेलेबल है। और सुनो बैंक वाले क्या करते हैं, उनके लिए देखो ऐसा होता है कि उनको रूरल एरियाज वगैरह में भी उनको इतना एक्सपोजर देना, इतने लोन्स देने, उनके भी उधर के टारगेट भी होते हैं। एनबीएफसी के कोई ऐसा टारगेट नहीं होता, उनके लिए कोई मिनिमम एक्सपोजर कोई भी प्रायोरिटी सेक्टर्स के लिए रिक्वायर्ड नहीं है बाय एनबीएफसी। नो मिनिमम एक्सपोजर टू प्रायोरिटी सेक्टर रिक्वायर्ड बाय एनबीएफसी, ठीक है। वेरी सिंपल, ये अपना डिफरेंस कंप्लीट हो गया। इधर आओ सर, डिफरेंस देखो। अब सर ये डिफरेंस किस में है, एक तो डिवीजन 2 होता है, एक डिवीजन 3 होता है, किस चीज़ के, शेड्यूल 3 के। इधर आओ, ये सारा मैं आपको याद कराऊंगा, इधर आओ ना। ये एक सेकेंड ना, शेड्यूल 3 देखो, शेड्यूल 3 कैसे डिवाइड हुआ है, देखो शेड्यूल 3 में एक तो डिवीजन 3 वाली और एक डिवीजन 2 वाली। डिवीजन 2 में अदर कंपनीज आती है और डिवीजन 3 में एनबीएफसी आती है। तो इन दोनों में पूछ रहा है डिफरेंस क्या है, ठीक है। इधर आओ, यही लिखा हुआ है, आप अगर हेडिंग फिर से पढ़ना चाहो तो लिंक हो जाएगा, एक बार पढ़ लो। डिफरेंस बिटवीन डिवीजन 2 जो इंडेस अदर देन एनबीएफसी वाले, और डिवीजन 3 जो इंडेस एनबीएफसी वाले हैं, मतलब एनबीएफसी पे डिवीजन 3 लगता है और जो शेड्यूल 3 डिवीजन 3 लगता है, ठीक है। तो इनमें क्या डिफरेंस है, अब इधर आओ, डिफरेंस क्या है। पहले दिमाग में बैलेंस शीट ले आओ, बैलेंस शीट ले आओ, नॉर्मल वाली बैलेंस शीट, भारी वाली बैलेंस शीट नहीं, अपन सिंपल ऑडिटर्स हैं, हाई फाई ऑडिटर्स नहीं है, तो सिंपल वाली बैलेंस शीट लिया। तो अपन बैलेंस शीट लाए दिमाग में, बैलेंस शीट बना लो। सर ये वाली जो बैलेंस शीट बनती है एनबीएफसी, वो लिक्विडिटी के हिसाब से बनती है, अदर कंपनीज की लिक्विडिटी के हिसाब से बनती है कि जो फॉर्मेट दिया उसके हिसाब से बनती है, फॉर्मेट के हिसाब से बनती है। अपन लिक्विडिटी के हिसाब से बनाएंगे, बात खत्म। एनबीएफसी वालों के लिए लिक्विडिटी है। उसके बाद में सर नीचे रिसीवेबल्स का पॉइंट आता है, तो रिसीवेबल्स को अपन सेपरेटली डिस्क्लोज करते हैं, हाँ। तो सेपरेटली डिस्क्लोज रिसीवेबल्स को 2 रिसीवेबल्स में बांट दो। एक तो ट्रेड रिसीवेबल्स, भैया एक तो ट्रेड रिसीवेबल्स, उनको सेपरेटली डिस्क्लोज करो, वो वाले ट्रेड रिसीवेबल्स को। ये एनबीएफसी के लिए बात है कि वो एनबीएफसी को क्या करना पड़ेगा, ट्रेड रिसीवेबल्स को सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा। वो वाले ट्रेड रिसीवेबल जिनको, जो उनको लगता है जिनका सिग्निफिकेंट इंक्रीज है, कहाँ, क्रेडिट रिस्क में, क्या सिग्निफिकेंट इंक्रीज है इन क्रेडिट रिस्क या क्रेडिट इंपेयर्ड है, उन वाले ट्रेड रिसीवेबल्स को अलग दिखाओ। सर दूसरा वाला रिसीवेबल्स क्या है, कोई डेप्ट ड्यू है सर, किससे, किसी भी एलएलपी से, कोई डेप्ट ड्यू है किसी भी एलएलपी। सर ये कौन सी एलएलपी है, अरे जिसमें अपना डायरेक्टर, पार्टनर या मेंबर है, देख लेना। ये रिसीवेबल जिसमें डेप्ट ड्यू है टू एनी एलएलपी, जिसमें अपना डायरेक्टर, पार्टनर या मेंबर है, उसको भी सेपरेटली डिस्क्लोज करेंगे। ये डिफरेंस हो गया, ठीक है। ऐसे अपने अदर कंपनीज में नहीं करते, पर एनबीएफसी में ऐसा अपने को करना पड़ता है। ये डिफरेंस ही पड़ रहे पर। सर इस साइड रिजर्व्स आती है, हाँ सर। तो सर एक बात बताओ, अगर कोई स्टैच्यूटरी रिजर्व पे कोई कंडीशन है, बैलेंस शीट में आती है क्या कोई कंडीशन, नोट्स में दिखाओ ना भाई। तो कोई भी कंडीशन या रिस्ट्रिक्शन अटैच्ड है, मतलब कोई भी स्टैच्यूटरी रिजर्व से कोई भी कंडीशन या रिस्ट्रिक्शन अटैच्ड है, तो उसको नोट्स में दिखाओगे, ठीक है। अब अगर आप ऊपर आओ, ये बैलेंस शीट वाला है, अपने दिमाग में रखना बस। अभी लिक्विडिटी के हिसाब से बनेगी बैलेंस शीट,
सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा अंडर रिसीवेबल्स क्या, जो डेब्ट्स ड्यू है फ्रॉम लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एलएलपी, जिसमें उसका डायरेक्टर पार्टनर या मेंबर है, और उसके बाद इनको सेपरेट डिस्क्लोजर करना पड़ेगा वो ट्रेड रिसीवेबल्स है जिनका बस सिग्निफिकेंट इंक्रीज है क्रेडिट रिस्क में या क्रेडिट इम्पेयर्ड में। ये एनबीएफसी में ऐसा होता है, अदर कंपनीज में ऐसा नहीं होता। कंडीशन और रिस्ट्रिक्शन कोई भी अटैच है स्टैच्यूटरी रिजर्व्स को वो सेपरेटली डिस्क्लोज करनी है नोट्स में। देखो कितना प्यार में दिमाग में आया ना। इधर अपना आ गया सर लिक्विड एसेट्स के हिसाब से होती है, फिर ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स उसमें ट्रेड रिसीवेबल्स जो सिग्निफिकेंट या इंक्रीज इन क्रेडिट रिस्क है। फिर इधर अपना रिसीवेबल्स में क्या था सर, इधर उधर क्या था सर, उधर क्या था अपना, अरे उधर क्या था मैं भूल गया, कुछ नहीं बोला। जो एलएलपी से अपना डेब्ट्स ड्यू है वो वाला डेब्ट्स ड्यू, जो एलएलपी से अपना डेब्ट्स ड्यू है वो एलएलपी में किसका डेब्ट्स ड्यू है सर, जो अपना डायरेक्टर है वो अगर उस एलएलपी में पार्टनर या मेंबर है तो उसका डेब्ट ड्यू है। ठीक है, तो ये अपन क्लियर हो गया। अब उधर आओ सर, बाकी पीएनएल वाले पॉइंट बताओ। आप लोग भी अपने ना वैसे बैलेंस शीट बना लेना, क्या है याद रहेगा। ठीक है, ये वाले अपन ने बैलेंस शीट में पढ़ लिया। रिजर्व्स वाले में कोई कंडीशन कोई स्टैच्यूटरी रिजर्व में कोई कंडीशन या रिस्ट्रिक्शन थी तो उसको सेपरेटली डिस्क्लोज करेंगे। लिक्विडिटी और रिसीवेबल्स के 2 पॉइंट्स ये भी अपन ने खत्म हो गया। अच्छे से मैं दोबारा बोल दिया आप लोग को, फिर याद रखना है अच्छे से। पीएनएल पे आओ, पीएनएल पे देखो, अब अपने दिमाग में पीएनएल बना, वो भी नॉर्मल वाला। भैया सबसे पहले क्या रखेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और जो ओसीआई है वो फेस ऑफ पीएनएल पे आएगा इंस्टीड ऑफ नोट्स। तो जब आप एनबीएफसी का बना रहे हो पीएनएल तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, एनबीएफसी का पीएनएल बना रहे हो शेड्यूल 3 के हिसाब से, डिवीजन 3 के हिसाब से, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और ओसीआई होता है वो ऑन द फेस ऑफ पीएनएल आएगा इंस्टीड ऑफ नोट्स। वेरी सिंपल, याद रहेगा कि नहीं रहेगा। अब सुनो, नोट्स में एक चीज़ और डालेंगे, क्या डालेंगे, कोई अदर इनकम या अदर एक्सपेंडिचर है तो एनबीएफसी के केस में क्या, अगर वो एक्सीड करता है 1% ऑफ टोटल इनकम तो अदर इनकम या अदर एक्सपेंडिचर में उसको नोट्स में अलग से दिखाएंगे। बट इसमें कब दिखाएंगे, अदर कंपनीज में 1% एक्सीड कर रहा है ऑफ रेवेन्यू, यहाँ टोटल इनकम था और यहाँ ऑफ रेवेन्यू, या फिर और 10 लैक्स, या फिर और 10 लैक्स क्या देखो 1% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को एक्सीड कर रहा है वो अदर इनकम या अदर एक्सपेंडिचर या 10 लाख है तो विच एवर इज हायर, तो उसको अलग से हम लोग डिस्क्लोज करेंगे। ये अपना एक तो अपना पॉइंट हो गया कि पीएनएल में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और ओसीआई है वो फेस ऑफ द पीएनएल में जाएगा इंस्टीड ऑफ नोट्स। फिर ये वाला भी नोट्स में जाएगा, ये वाला नोट्स में क्या जाएगा सर, कलर चेंज करने दो, अदर इनकम या अदर एक्सपेंडिचर है, एक सेकेंड ये सेव हो रहा है तो अदर इनकम या अदर एक्सपेंडिचर है, अगर एक्सीड करता है 1% ऑफ टोटल इनकम तो उसको सेपरेटली डिस्क्लोज करना है नोट्स में। और अगर एक अदर कंपनीज के लिए क्या एक्सीड करता है 1% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या फिर 10 लाख विच एवर इज हायर है इसमें। ठीक है, इधर आओ, अब सारा पॉइंट टिक कर लो। देखो उनको एनबीएफसी आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज आइटम कंप्राइजिंग क्या, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और ओसीआई ऑन द फेस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल इंस्टीड ऑफ शोइंग देम एज अ पार्ट ऑफ नोट्स। कितना सिंपल है सर। एनबीएफसी इज रिक्वायर्ड टू सेपरेटली डिस्क्लोज बाय वे ऑफ नोट एनी अदर इनकम अदर एक्सपेंडिचर विच एक्सीड 1% ऑफ टोटल इनकम। ये एनबीएफसी इसके लिए इनके लिए क्या लिमिट थी सर, इनको डिवीजन 2 वालों के लिए क्या लिमिट है सर, एक्सीड करता है 1% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या 10 लाख विच एवर इज हायर। प्लीज एक बार रीड कर लेना, याद तो हो ही गया होगा। और सर इंडेक्स कब से एप्लीकेबल हुआ सर, 14 सर देखो अब इधर 1418 जिनका नेटवर्थ 5 करोड़ या 5 करोड़ से ज़्यादा था तब उनके लिए अप्लाई हो गया। और 1/4/19 मतलब 1 अप्रैल 2019 से जिनका नेटवर्थ 250 करोड़ या उससे ज़्यादा था तो उनके लिए इंडेक्स एप्लीकेबल हो गया। ये कारो का पॉइंट्स है। ठीक है, तो ये कारो वाला पॉइंट्स है जो अपन कारो में अच्छे से पढ़ते हैं, बट मैंने इसलिए जानबूझ के यहाँ डाला कि आप ये पढ़ते समय भी एक बार इसको प्लीज़ पढ़ लेना। ठीक है, इसको यहाँ अपन दोबारा नहीं पढ़ेंगे। अब ये अपन आ जाओ, ये अपना कंप्लीट, ये लास्ट पेज है अपना, फिर अपना ये चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, तो आ जाओ अपने लास्ट पेज पे। कौन से मटेरियल्स इंक्लूड होंगे ऑडिटर रिपोर्ट्स में। ऑडिटर की ड्यूटी है इन मैटर्स के ऊपर रिपोर्ट करें। एवरी एनबीएफसी वाले, फिर वो एनबीएफसी जो एक्सेप्ट कर रही है पब्लिक डिपॉजिट, वो एनबीएफसी जो नहीं कर रही है पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट। अब मेरी बात सुनो, एवरी एनबीएफसी मतलब ये वाले मैटर्स पे हर एक एनबीएफसी वाले पे अप्लाई होगा। ये हर इन मैटर्स पे ऑडिटर रिपोर्ट करेगा। जो एक्सेप्ट कर रही है पब्लिक डिपॉजिट तो ये ऊपर वाले मैटर्स पे तो रिपोर्ट करेगा, फिर ये एडिशनल कुछ मैटर्स है जो पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है उस पर ऑडिटर रिपोर्ट करेगा। और नॉट एक्सेप्टिंग में जो ए में दिए हैं वो तो करेगा ही करेगा, कुछ एडिशनल और भी करेगा। वेरी सिंपल, तो अपन इसको अच्छे से आओ पढ़ते हैं। सर हर एक एनबीएफसी के लिए कि एवरी एनबीएफसी में तो ऑडिटर की क्या ड्यूटी है कि हर एक एनबीएफसी के लिए वो अपने रिपोर्ट में ये 3 चीज़ों के बारे में तो बताएगा। ऑडिटर एग्जामिन करेगा कि कंपनी ने ऑब्टेन कर लिया क्या, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। कहाँ से ऑब्टेन करेगा सर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, आरबीआई से करेगा। अब सुनो, अगर वो कंपनी होल्ड कर रही है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, क्या कंपनी इंटाइटल लाइक कंटिन्यू टू होल्ड सच सर्टिफिकेट, मतलब वो सच सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू कर सकता है, कंटिन्यू होल्ड कर सकता है इन टर्म्स ऑफ इट्स प्रिंसिपल बिजनेस क्राइटेरिया। और सुनो, एनबीएफसी को जो नेट ऑन फंड रिक्वायरमेंट को मेंटेन करना है वो
रिक्वायर्ड नेट ऑन फंड रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से उन्होंने मेंटेन कर रखा है, रिक्वायर्ड मीट कर रहा है उसको, ठीक है। और एनबीएफसी को सबमिट करना पड़ेगा, एक सर्टिफिकेट लेगा स्टैट्यूटरी ऑडिटर से। एक सर्टिफिकेट किस चीज़ के बारे में बनवाएगा, स्टैट्यूटरी ऑडिटर उसमें सर्टिफिकेट बना के देगा कि ये लोग सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होल्ड कर रहे हैं और कंटिन्यू होल्ड कर सकते हैं। और ये सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन काम भी सबमिट होगी, सबमिटेड टू द रीजनल ऑफिस ऑफ डिपार्टमेंट, किसके रीजनल ऑफिस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ नॉन बैंकिंग सुपरविजन विद इन 1 मंथ, 1 महीने के अंदर। जब अगर आप जब बैलेंस शीट बनाते हो ना, फाइनलाइजेशन ऑफ बैलेंस शीट, उसके 1 महीने के अंदर अंदर आपके रीजनल ऑफिस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ नॉन बैंकिंग सुपरविजन के पास ये सर्टिफिकेट पहुंच जानी चाहिए। पर किसी भी हालत, किसी भी सूरत में ये नॉट लेटर देन, मतलब इससे लेट नहीं होना चाहिए, दिसंबर 30 दिसंबर ऑफ दैट ईयर से लेट नहीं पहुंचना चाहिए। अब सुनो, जो पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है वो ऊपर वाले पॉइंट्स पे तो रिपोर्ट करेगा ऑडिटर, कुछ और पे भी करेगा। क्या रिपोर्ट करेगा कि कंपनी ने पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है क्या, वेदर पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय कंपनी, कहाँ से सर, फ्रॉम पब्लिक से कितना किया, फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर्स, या फिर वो लोग जो एक्सक्लूडेड नहीं है फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ पब्लिक डिपॉजिट, उन लोगों से जितना जितना है वो किया है एक्सेप्ट, वो भी बताएंगे। और वो सब लिमिट्स में, मतलब जो लिमिट्स एडमिसेबल है, मतलब जो लिमिट्स प्रिस्क्राइब्ड है उसके हिसाब से वो उसी लिमिट्स में। और सुनो, अगर एक्सेस पब्लिक डिपॉजिट हो जाती है तो हमें रेगुलराइज करना पड़ता है, तो वो रेगुलराइज एज पर डायरेक्शन होनी चाहिए। पढ़ो, पब्लिक डिपॉजिट जो हेल्ड इन एक्सेस ऑफ क्वांटम ऑफ सब डिपॉजिट परमिसेबल तो आर रेगुलराइज्ड एज पर डायरेक्शन, अगर एक्सेस हो गया तो उसको रेगुलराइज करना पड़ता है। क्या एनबीएफसी इज एक्सेप्टिंग पब्लिक डिपॉजिट विदाउट मिनिमम इन्वेस्टमेंट ग्रेड क्रेडिट रेटिंग, मतलब क्रेडिट रेटिंग के हिसाब से ही पब्लिक डिपॉजिट में एक्सेप्ट कर रही है ना कंपनी। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो उसको क्या करना है, डिस्क्लोज करना है, और उन्होंने वो रेशियो से कंप्लाई किया, जो मिनिमम कैपिटल रिस्क एडिक्वेसी रेशियो अपन ने पढ़ा था उसके हिसाब से वो उन्होंने मेंटेन भी किया। क्या इन्होंने कोई वायलेट किया क्या वेदर ए कंपनी हैज वायलेटेड एनी रिस्ट्रिक्शन, कोई भी रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स को वायलेट किया है, या फिर उस वो कंडीशन को मतलब नहीं फुलफिल किया। और क्या डिफॉल्ट किया, डिफॉल्ट क्या मतलब अभी डिपॉजिटर होल्डर से इतने डिपॉजिट ले रहे हो तो पेमेंट भी करना पड़ेगा, इंटरेस्ट का, प्रिंसिपल का, तो क्या वो डिफॉल्ट किया उसमें, ये भी चेक करो, मतलब सही से पेमेंट कर दिया तो देख लो, या फिर कोई डिफॉल्ट किया होगा तो डिफॉल्ट किया तो आप बताओगे, ये ड्यूटी है ऑडिटर की, रिपोर्ट करेगा कंपनी का। ये लास्ट वाले 7वां 8वां पॉइंट फ्री में है कि कंप्लाई करो किससे, प्रूडेंशियल नॉर्म से। प्रूडेंशियल नॉर्म्स क्या होते हैं मैं बता भी नहीं रहा, आपको अच्छे से पढ़ा चुका हूं ऊपर। और कंपनी हैज फर्निश टू आरबीआई को फर्निश किया क्या क्वार्टरली रिटर्न में कि इन्होंने कंप्लाई किया प्रूडेंशियल नॉर्म्स पे। तो 7वां 8वां प्रूडेंशियल नॉर्म्स पे हो गया। डिफॉल्ट किया गया, कोई डिपॉजिटर का पैसा वायलेट किया गया, कोई भी रिस्ट्रिक्शन जो पब्लिक डिपॉजिट पे लगी है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो डिस्क्लोज किया और क्वार्टरली रिटर्न में सबमिट किया गया। मतलब ये क्वार्टरली रिटर्न नहीं, मतलब जो भी रिटर्न जिस टाइम भी जाती है, मैंने क्वार्टरली गलत बोल दिया, क्या कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो डिस्क्लोज हुआ है ना रिटर्न में, और वो जो प्रिस्क्राइब्ड है उसके हिसाब से मेंटेन हुआ है, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट मतलब क्रेडिट रेटिंग के हिसाब से वो पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट हुई है, अगर एक्सेस है तो रेगुलराइज हुई है, ठीक है। और पब्लिक डिपॉजिट अगर कहाँ से आई है, पब्लिक से आई है, शेयर होल्डर से आई है, और वहाँ से आई है जो एक्सक्लूडेड नहीं है फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ पब्लिक डिपॉजिट, और वो सारी लिमिट्स में। तो ये हर एक एनबीएफसी जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है उस मैटर पे रिपोर्ट करेगा ऑडिटर, ठीक है। अब नहीं एक्सेप्ट कर रही सर, तो ए वाले पॉइंट्स तो रिपोर्ट करेगा ही करेगा। दूसरा, अगर एक्सेप्ट नहीं करते हो तो भैया आपने रेजोल्यूशन पास किया होगा आपके बीओडी ने, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जो रेजोल्यूशन पास किया है तो चेक करो वेदर बीओडी हैज पास्ड अ रेजोल्यूशन फॉर नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट। वेरी सिंपल, कंपनी ने अभी उन्होंने कहा कि हम पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करते, और फिर हम चेक करेंगे क्या इन्होंने कोई पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है क्या। और प्रूडेंशियल नॉर्म्स वाला पॉइंट हर जगह लिख सकते हो, फ्री है कि कंपनी हैज कंप्लाइड विद द प्रूडेंशियल नॉर्म्स, ठीक है। अब एक पॉइंट और सुनो, अगर डिपॉजिट नहीं एक्सेप्ट कर रही, एनडीए मतलब नॉन डिपॉजिट टेकिंग है, पर अगर ये सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट है तो सर ये काम का है ना एसेट साइज के हिसाब से, तो इसका भी कैपिटल एडिक्वेसी देखो, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो डिस्क्लोज किया है इन रिटर्न वो करेक्ट है, और वो इन कंप्लाइंस है। किससे कंप्लाइंस है, जो मिनिमम सीआरआर मतलब कैपिटल रिस्क एडिक्वेसी रेशियो जो प्रिस्क्राइब्ड आरबीआई उसी के हिसाब से कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है। कंपनी को फर्निश करना है क्या, एनुअल स्टेटमेंट, किस चीज़ का, कैपिटल फंड का, रिस्क एसेट्स का, एक्सपोजर्स का, और रिस्क एसेट रेशियो का एनबीएस 7 में, ठीक है। ये भी एनबीएस 7 में जाता है, ये भी एनबीएस 7 वाले फॉर्म में जाता है। तो ये किसके लिए, अगर एनबीएफसी है, नॉन डिपॉजिट टेकिंग है बट सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट है, तो उनको कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा और कंप्लाई करना पड़ेगा, और एक एनुअल स्टेटमेंट में अपना कैपिटल फंड, रिस्क एसेट टू एक्सपोजर और रिस्क एसेट रेशियो के बारे में बताएंगे इन एनबीएस 7, ठीक है। और अगर वो क्लासिफाइड है एज एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, क्या है, एमएफआई क्लासिफाइड है, कैसे, तो क्या करेक्टली क्लासिफाइड है, वेदर द एनबीएफसी हैज करेक्टली क्लासिफाइड एज एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एज पर डायरेक्शन, जो डायरेक्शन है उसके हिसाब से। बहुत सिंपल है, इसकी कोई मेमोरी टेक्निक की जरूरत नहीं है। अगर डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करता तो क्या बीओडी ने उसके लिए आपने पास कराया, मतलब रेजोल्यूशन पास कराया, फिर देखें क्या किया भी है एक्सेप्ट, और जो प्रूडेंशियल नॉर्म्स वाला पॉइंट फ्री, और अगर एमएफआई वाला और ये एनडीएसआई वाले में वही पॉइंट, एक कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो और एक एनुअल स्टेटमेंट जाएगा कैपिटल फंड का, रिस्क एसेट टू एक्सपोजर रेशियो, रिस्क एसेट्स डिवाइड बाय
एक्सपोजर मतलब रिस्क एसेट और एक्सपोजर या फिर रिस्क एसेट रेशियोज के बारे में NBA 7 में बताएगा, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, ये अपना खत्म, जो डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर। अब ऑब्लिगेशन क्या है ऑडिटर्स की कि सबमिट करना एक्सेप्शन रिपोर्ट। एक्सेप्शन रिपोर्ट मतलब कुछ चीज़ें जो अपन ने ऊपर पढ़ी वो वाली अगर उनसे कंप्लाई नहीं किया, या फिर जो एक्ट है, जो रूल्स है RBI के, जो डायरेक्शंस वाली है वो उनसे कंप्लाई नहीं किया, तो क्या करेगा वो एक अपना एक्सेप्शन रिपोर्ट दे देगा, ठीक है। ये बहुत सिंपल है, तुमको बड़ा लग रहा हो ना, एकदम ये सिंपल है। सुनो, कोई भी स्टेटमेंट मतलब कोई भी आइटम या स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑफ एनी ऑफ द आइटम रिफर्ड इन पैरा 3, पैरा 3 यही है, ठीक है, बुक में दिया होता है ना, तो पैरा 3 रिफर टू इन पैरा 3 है वो। अगर वो कोई भी अनफेवरेबल है या क्वालिफाइड है तो, और ऑडिटर को क्या लगता है कि इन्होंने कंप्लाई नहीं किया, किससे कंप्लाई नहीं किया, देखो 3B ऑफ द RBI एक्ट प्रोविजन, चैप्टर 3 ऑफ RBI एक्ट के प्रोविजन से कंप्लाई नहीं किया है, तो एक्सेप्शन रिपोर्ट में डाल देंगे भैया। अगर एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट, NBFC एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट डायरेक्शंस को कंप्लाई नहीं किया, इसमें डाल देंगे। अब सुनो, देखो अपन ने पढ़ा था नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी कैसे होती है, डिपॉजिट टेकिंग, नॉन डिपॉजिट टेकिंग। तो डिपॉजिट टेकिंग और नॉन डिपॉजिट टेकिंग में SI और NSI, NSI वाला अलग, तो यहाँ पे लिख देंगे नॉन सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग डायरेक्शन 2016, फिर वो डिपॉजिट टेकिंग और सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट वाला साथ में लिख देंगे, और उसका भी डायरेक्शन 2016। तो मतलब इन तीनों से कंप्लाई किया है ना, अगर नहीं किया है तुमको लगता है अनफेवरेबल है, क्वालिफाइड है, तो एक्सेप्शन रिपोर्ट दे देंगे। वेरी सिंपल, वेरी इजी। तो क्या हो जाएगी, ऑब्लिगेशन हो जाएगी ऑडिटर की टू मेक अ रिपोर्ट। वो रिपोर्ट में क्या डालेगा, डिटेल्स ऑफ सच अनफेवरेबल, वो डिटेल्स बताएगा ये अनफेवरेबल या क्वालिफाइड स्टेटमेंट है अबाउट नॉन कंप्लाइंस, वो नॉन कंप्लाइंस के बारे में बताएगा और सबमिट कर देगा रीजनल ऑफिस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ नॉन बैंकिंग सुपरविजन ऑफ RBI, जहाँ पे उसका जुरिडिक्शन है, मतलब जहाँ पे वो NBFC रजिस्टर्ड होगी, ठीक है, या लोकेटेड होगी, अंडर हुज जुरिडिक्शन रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी इज लोकेटेड। वेरी सिंपल। अब देखो ड्यूटी ऑफ ऑडिटर क्या है, रिपोर्ट करे ओनली कॉन्ट्रावेंशन, मतलब जो जो गलतियां वो बताओ, ठीक है, जो जो कंप्लाई नहीं किया वो बताओ। ये मत बताना क्या कि भैया सर इन्होंने ये चीज़ों से कंप्लायंस किया, ये सब कोई ऐसा स्टेटमेंट तारीफ मत करो कि भैया इन्होंने इन गाइडलाइंस, इन डायरेक्शंस और इन इंस्ट्रक्शन से कंप्लाई किया। हमको तो बस वो बताओ जो कॉन्ट्रावेंशन है, बात खत्म, ये एक्सेप्शन रिपोर्ट चले जाएगी। सर अब देखो रीज़न, क्या क्या रीज़न है, देखो रीजन फॉर अनफेवरेबल या क्वालिफाइड स्टेटमेंट। अब देखो आपने रीजन अगर अनफेवरेबल या क्वालिफाइड स्टेटमेंट बनाया है तो उसके रीजंस तो दो ना भैया, तो स्टेट कर दो रीजन फॉर सच अनफेवरेबल और क्वालिफाइड रीजन। सर आप छोड़ो, आपने ऑब्टेन ही नहीं कर पाया, मतलब ऑब्टेन क्या नहीं कर पाया, एविडेंस नहीं कर पाया, या फिर आपने क्या नहीं, अनेबल टू एक्सप्रेस ओपिनियन। अगर आप ऑडिटर इज अनेबल टू एक्सप्रेस ओपिनियन तो उसको क्या करना पड़ेगा, फैक्ट मतलब इंडिकेट करो किस फैक्ट्स के साथ और किस रीजन के साथ, इंडिकेट सच फैक्ट टुगेदर विद द रीजंस, और वो बता देगा कि ये रीजन है फॉर अनफेवरेबल या क्वालिफाइड स्टेटमेंट के। फिर बोलता हूँ भैया आपको लगा कि ये अनफेवरेबल या क्वालिफाइड स्टेटमेंट है तो क्यों जाना चाहिए, बताओ ना रीजन। और आपको लगता है कि ऑडिटर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा ओपिनियन, तो वो इंडिकेट करो विद फैक्ट्स विद रीजंस, ठीक है, फैक्ट्स बताओ और रीजन भी बताओ, ठीक है, वेरी सिंपल, वेरी इजी। ये ऑब्लिगेशन हो गया, ये अपना चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। बट एक क्वेश्चन और है वो मैं आपको दिखाता हूँ अब। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन P2P प्लेटफॉर्म कौन से वाले उसमें आता है सर, स्केल बेस्ड रेगुलेशन में। सर बेस लेयर में आता है, आप लोग को अच्छे से पता है, स्केल बेस्ड वाला बेस लेयर में आता है। तो इसका पूछ लिया ऑडिट प्रोसीजर्स क्या होगा, अगर इसका ऑडिट प्रोसीजर्स होगा तो ये ऑडिट प्रोसीजर अपने उसमें नोट्स में नहीं है, ये क्वेश्चन स्टडी मटेरियल का अलग से, तो आप लोग को ये यहीं पढ़ना पड़ेगा। स्टडी मटेरियल अगर ये आपके पास नहीं है तो स्टडी मटेरियल का आप क्वेश्चन देखना, आपको उसमें मिल जाएगा, ठीक है, और उसको क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेना। बेसिक आंसर है कि इसमें ऑडिट प्रोसीजर्स क्या होगा, अगर NBFC पीयर टू पीयर मतलब पीयर टू पीयर लैंडिंग प्लेटफॉर्म वाली NBFC है तो फिर उसमें आपका क्या ऑडिट प्रोसीजर्स लेगा। पहले वो अंडरस्टैंडिंग लो भैया, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस कंडक्टेड बाय, एक सेकेंड ना हाईलाइटर लेने दो, क्या करेंगे, अंडरस्टैंडिंग लेंगे ऑफ बिजनेस कंडक्टेड बाय, जो NBFC पीयर टू पीयर वाली लैंडिंग वाली है उसके बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग लेंगे और वेरीफाई करेंगे कि ये परमिसेबल एक्टिविटीज ही कंडक्ट कर रही है, ठीक है। जैसा परमिसेबल में इन्होंने एग्जांपल दिया, प्रोवाइड कर रही है ऑनलाइन मार्केट प्लेस प्रोवाइड कर रही है ना सर पार्टिसिपेंट्स को, एक सेकेंड ना सॉरी, ऑनलाइन मार्केट प्लेस दे रही है पार्टिसिपेंट्स को फॉर लेंडिंग एंड बोरोइंग, और कोई भी दूसरे चीज़ों में एंगेज नहीं है। इट इज़ नॉट एंगेज इन द बिजनेस ऑफ लेंडिंग फंड ऑन इट्स ओन, मतलब अपने फंड वो लेंडिंग में नहीं कर रही। पीयर टू पीयर प्लेटफॉर्म में आपको बता चुका हूँ, वो एक्स और वाई वाला एग्जाम्पल, ठीक है, तो खुद से वो पैसे नहीं देती, वो एक्स उसको देता है वाई को, आपको मैंने अच्छे से समझाया था। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। उसके बाद अब ये देखो, बोर्ड की अप्रूव पॉलिसी होगी, बोर्ड की अप्रूव पॉलिसी होगी और बोर्ड की अप्रूवल पॉलिसी होगी। अगर कोई ग्रीवेंस रिडरेशल या कंप्लेंट्स है उसके लिए कोई ग्रीवेंस
रिड्रेशल या कंप्लेंट्स के लिए बोर्ड की पॉलिसी होगी। प्राइसिंग ऑफ सर्विसेज, जो अगर वो सर्विसेज दे रहा है ना पीयर टू पीयर प्लेटफॉर्म, तो उसकी प्राइसिंग के लिए भी पॉलिसी होनी चाहिए। कौन कौन एलिजिबल, तो सेटिंग आउट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर पार्टिसिपेंट्स, लेंडर्स और बोरोअर्स के लिए क्या क्या एलिजिबल क्राइटेरिया वो सेट करेंगे। वेरी सिंपल। अब सुनो, इनको गाइडलाइंस जो भी आरबीआई प्रिस्क्राइब करेगा लेंडिंग और बोरोइंग रिलेटेड, उनसे उनको एडरेंस करना पड़ेगा। और अप्रोप्रिएट अरेंजमेंट कराओ, क्या कि ये लोग पार्टिसिपेट कर लें, मतलब क्या वेरीफाई द अप्रोप्रिएट अरेंजमेंट हैव बीन इंटर्ड इनटू अमॉन्ग पार्टिसिपेंट्स, और जो भी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है उनसे कंप्लाई करो। वेरी सिंपल, बट इसको देखना है, इंपॉर्टेंट दे सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो आपका एनबीएफसी का रिवीजन पूरा कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच, अच्छे से आप ये रिवाइज करो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जो करना है करो। ठीक है, थैंक यू सो मच। Thank you.